हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू ECIPL वन शॉट। चैप्टर का नाम रेरा। नाउ दिस रेरा इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम इन योर दिसंबर 25 और जून 26 फॉर एटलीस्ट 10 marks. So this is going to be a very game changer chapter. This can ensure you that you pass your ECIPL exam, you get your exemption, you score 80 plus only after doing this chapter. क्योंकि भैया ये अगर 10 नंबर का आ रहा है तो इसके बिना एग्जाम्शन लाना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को भी स्टैंडर्ड मार्किंग इंस्टीट्यूट का मालूम है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर व्हेन आई से रेरा, रेरा स्टैंड फॉर टू थिंग। फर्स्ट इज एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, एंड इट इज ऑल्सो एन अथॉरिटी। इसी एक्ट के अंदर जो पूरी जिम्मेदारी दी गई है जिस अथॉरिटी को, उसको भी अपन रेरा ही कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हम एक्ट भी कहते हैं इसको और इसी को अपन अथॉरिटी भी कहते हैं। तो जब मैं रेरा कहूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं एक्ट की बात कर रहा हूं या अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे देश में रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो संपत्ति है, आप या आपके पापा के पास जो संपत्ति है, उसमें मेन क्या है, मतलब आपके पापा के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तो आपके पापा बोलेंगे मेरा घर या मेरा जमीन। मतलब वेल्थ का सबसे बड़ा मेजर पोर्शन जो बनता है बेटा, वो आपका जमीन बनता है, घर बनता है, अपार्टमेंट बनता है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी इंसान के पास अगर घर है तो सोचिए वो कितना सुकून फील करता होगा कि मेरे पास कुछ नहीं तो भी आज लाखों करोड़ों का एक घर है या जमीन है या कुछ है, मैं चैन की नींद सो सकता हूँ, कल कुछ हुआ तो मेरे पास कम से कम ये तो है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है। इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये 2016 तक अनरेगुलेटेड था, यानी कि कोई इसका रेगुलेटर नहीं था, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं था, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग। तो इसी वजह से 2016 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। अब जैसे स्टॉक मार्केट के लिए क्या है बेटा, सेबी है। टेलीकॉम यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या है बेटा, TRAI है। इंश्योरेंस के लिए IRDI है। इसी तरीके से बेटा रियल एस्टेट को कंट्रोल करने के लिए, इस रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या बोलते हैं बेटा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और जो एक्ट इन्होंने पास किया उसका नाम क्या है बेटा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो इससे क्या होगा बेटा, किसी भी कंज्यूमर का, कंज्यूमर यानी जो घर खरीद रहा है, उस घर खरीदने वाले का राइट प्रोटेक्टेड रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी यानी पूरे देश भर में एक जैसा कानून रहेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होगा और सारे ट्रांजैक्शंस बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे। सारे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे बेटा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? आगे देखिए क्या बोल रहा है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला तो, पुराने टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता था ना, जैसे मान लीजिए मैं गया बिल्डर के पास और बिल्डर के पास जाकर बोला कि भैया मुझे घर बना के दे दो। उसने बोला भैया 5 साल लगेंगे, यानी कि अगर मैं 2025 में कह रहा हूँ तो वो बोल रहा है 2030 तक आपका घर बन के रेडी हो जाएगा, आप मुझे पैसा दे दो। तो मैं भैया भोला भाला मासूम से इंसान, मैंने क्या किया, बिल्डर को पैसे दे दिए। अब इस बिल्डर को अपन यहाँ पे बोलेंगे बेटा पूरे चैप्टर के अंदर प्रमोटर। डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बिल्डर बिल्डर जो अपन जनरली कहते हैं ना, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, वही बिल्डर यानी घर को बनाने वाले को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, प्रमोटर। क्या बोलेंगे बेटा, प्रमोटर। और घर को खरीदने वाला जो बायर होता है, उस बायर को अपन इस चैप्टर में क्या बोलेंगे बेटा, अलॉटी। क्या बोलेंगे बेटा, अलॉटी। तो समझिए, अगर मैं घर खरीद रहा हूं तो मैं अलॉटी हूं, और जो मुझे घर बेच रहा है वो मेरे लिए क्या है बेटा, बिल्डर यानी कि प्रमोटर। समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए कि ओझा बिल्डर है। कौन है बेटा, ओझा बिल्डर। तो ओझा बिल्डर ने मेरे को वादा किया कि 2030 तक मैं आपको घर बना के दे दूंगा। उसने घर नहीं बनाया, बदमाश कहीं का, नहीं बनाया घर। क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो इस एक्ट के पहले कुछ नहीं कर सकते थे, कोई जवाबदेही नहीं, आप केस लड़ते रह जाओ। सालों साल हो गए लेकिन कोई फैसला आया ही नहीं। ऐसे हजारों केसेस थे,
हजारों केसेस थे। इस एक्ट के आने की वजह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई कि अगर आपने कुछ वादा किया तो आपको वो निभाना पड़ेगा, ताकि प्रोटेक्शन हो सके। किसका प्रोटेक्शन हो सके? मेरे जैसे भोले भाले अलॉटी का प्रोटेक्शन हो सके। और आप अकाउंटेबल रहे, आपको जवाब देना पड़े। किसको जवाब देना पड़े? अलॉटी को आपको जवाब देना पड़े। किसको जवाब देना पड़े बेटा? अलॉटी को आपको जवाब देना पड़े। यहाँ पे फ्रॉड ना हो, कोई डीले ना हो, प्रोफेशनलिज्म आए। हमारे इंडिया में जैसे डॉक्टर में प्रोफेशनलिज्म है, सीएस में प्रोफेशनलिज्म है, रियल एस्टेट में भी प्रोफेशनलिज्म आए। सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो, यानी कि बिल्डर को जितनी बातें मालूम है कि घर कब तक बन जाएगा, कितना पैसा खर्चा हो गया है, उतनी बातें ट्रांसपेरेंट तरीके से, उतनी बातें बेटा ट्रांसपेरेंट तरीके से आप अलॉटी को भी बताओ। अगर बिल्डर को पता है कि घर 2030 तक बनेगा, तो आप अलॉटी को भी यही बताओ। लेकिन अगर उसको मालूम है ना कि घर बनने में लेट होगा, तो वो भी आप अलॉटी को बताओ। यानी सिमिट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिट्री का मतलब होता है इक्वल इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में होना चाहिए, प्रमोटर के भी और अलॉटी के बीच में भी। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज चैप्टर के अंदर, चैप्टर बोल रहा हूँ सॉरी, इस एक्ट के अंदर दिया गया प्रमोटर को, और कुछ दिया गया बेटा किसको? अलॉटी को। रेगुलेटरी ओवरसाइट किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। किसको बेटा? कॉन्ट्रैक्ट्स को। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है प्रमोटर और अलॉटी के बीच में होगा, उसके ऊपर यहाँ पे रेरा जो है वो कंट्रोल करेगा, कहीं ना कहीं नजर रखेगा। अगर बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो फास्ट ट्रैक तरीके से उसका रिजोल्यूशन होगा, यानी कि उसको सुलझाया जाएगा। ठीक है। और लास्ट, प्रमोट किया जाएगा बेटा गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस यानी जैसे गवर्नमेंट हमको गवर्न करती है ना, इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी गवर्नेंस अच्छा होगा, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े। अब बेटा साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, समरी टाइप का नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा, वन शॉट है तो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट क्या है, तो आप कम से कम, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए या 4 नंबर का क्वेश्चन आए, तो आपको 4-5 पॉइंट तो आने चाहिए। तो सबसे पहला आप क्या बोलोगे? अकाउंटेबिलिटी इससे फिक्स हो गई। अब जो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, वो किसके तरफ फिक्स हुई बेटा? ये अकाउंटेबिलिटी किसके लिए हुई? अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटी। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटी। इससे अलॉटी का क्या होगा बेटा? प्रोटेक्शन होगा। अलॉटी का क्या होगा बेटा? प्रोटेक्शन होगा। तो बेटा पीपीटी तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये समरी आप बना लोगे ना, एक एक वर्ड आप देखोगे, आपको बीच की सारी बातें याद आ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटी, अलॉटी का इससे क्या होगा? प्रोटेक्शन। ठीक है सर। सिमिट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सिमिट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जितनी बात बिल्डर को मालूम है, उतनी बात अलॉटी को भी मालूम हो। तीसरा, कोई भी इससे, अब देखो फ्रॉड खत्म तो नहीं हो जाएगा, कोई एक्ट आ गया तो फ्रॉड खत्म हो जाएगा ये तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्या हो बेटा? रिड्यूस हो क्या? फ्रॉड। फ्रॉड जितना कम हो सके उतना हो, और रिड्यूस हो बेटा क्या? डीले। लोगों को जितने टाइम पे बोला गया उतने टाइम पे घर मिल जाए। इसके बाद ओवरसाइट करेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स का। ओवरसाइट करेंगे यानी कि नजर रखेंगे किसके ऊपर बेटा? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, कि किसने किसको वादा किया है, कब घर को बेचने का, खरीदने का, सब कुछ। पांचवा, लेकिन अगर सर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या किया जा सकता है? तो बोला गया है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक तरीके से, जैसे हमारा लेक्चर चलता है ना फास्ट ट्रैक, वैसे ही फास्ट ट्रैक क्या होगा बेटा? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर कोई डिस्प्यूट आया, तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लाकर देंगे। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये कुछ हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। 5 मैंने चुन के लिखे, ताकि आपको सिंपल वाले जो है वो आपको बता दूं, और आपका काम भी बढ़िया से हो जाए। चलिए आगे बढ़े अब। फायदे क्या होंगे बेटा? तो फायदे होंगे ट्रिम। फायदे क्या होंगे बेटा? ट्रिम। ट्रिम के फायदे होंगे। टी का मतलब है बेटा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लोगों को पता रहेगा कि क्या चीज है, कितना घर बन गया, कितना बाकी है, कितना पैसा लग गया, कितना पैसा भी लगाना बाकी है, सारी बातें पता होंगी। टाइम पे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, अनड्यू डिले वगैरह नहीं होगा, डिले यहाँ पे कम होगा। आर फॉर बेटा रिडक्शन इन लिटिगेशन। केसेस कम होंगे, क्योंकि आपके केसेस होंगे तो तब ना जब प्रॉब्लम होगा। पहले से ही रेरा आपकी चीजों के ऊपर नजर रखेगा, तो रेरा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने देगा। अगर बेटा रेरा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने दिया, तो आपके यहाँ पे लिटिगेशन होने का भी सवाल नहीं आएगा। फिर आई फॉर इंक्रीज्ड एफडीआई। आपके यहाँ पे विदेशी पैसा ज्यादा आएगा, हमारे देश में विदेश का पैसा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है। जब कोई एक्ट होता है ना, तो इंसान को लगता है कि हाँ अब मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ पे पैसा लगा सकता हूँ।
अब जैसे बेटा सिक्योरिटीज मार्केट में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? लोग सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम है कि सेबी बैठा हुआ है। सिक्योरिटीज मार्केट में लोग क्यों पैसा लगाते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम है कि सेबी बैठा हुआ है। अब अगर सेबी बैठा हुआ है तो फिर लोग उसके भरोसे पैसा लगाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, आपका ये जो रेरा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि हम रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर क्या होगा बेटा, बाहर के लोग भी पैसा लगाने को सोचेंगे। कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर क्या होगा बेटा, बेटर मैनेज्ड होगा, यानी जो अलॉटी होगा ना वो खुश होगा, अलॉटी जो होगा वो बेटा क्या होगा, खुश होगा। जो अलॉटी होगा उसको पता रहेगा कि मेरा घर इतने समय में बन जाएगा, मेरा पैसा कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है। तो जब उसको मनी मन खुशी होगी तो उसको भी मैनेज करना आसान होगा। क्या होगा बेटा, उसको भी मैनेज करना आसान होगा। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? लास्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये आप अलग से याद रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट का प्लानिंग यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगला क्या है बेटा, डेफिनेशन। अलॉटी, अलॉटी का मतलब मैंने आपको क्या बोला बेटा, जो घर खरीदता है एक्चुअली उसी को अपन अलॉटी कहते हैं। तो बेसिकली ये बायर है, ये कौन है बेटा, बायर, घर को खरीद रहा है। तो अगर किसी को भी प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग, तो जैसे खाली जमीन है, ये लीजिए यहाँ पे पेड़ उगा दिया मैंने, ये खाली जमीन पड़ी हुई है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्लॉट। अब इसी के ऊपर मैंने बिल्डिंग बना दी तो इसको बिल्डिंग बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा मैंने जगह ले लिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपार्टमेंट। तो भैया अगर आप प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग अगर आपको या तो अलॉट हुई है, हैज बीन मतलब आपको हुई है, क्या हुई है, अलॉट हुई है, या तो आपको बेचा गया है, या तो आपको किसी प्रकार से ट्रांसफर किया गया है। क्या किया गया है बेटा, ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे केस में आपको क्या कहा जाएगा बेटा, अलॉटी। क्या कहा जाएगा बेटा, अलॉटी। अलॉटी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट या तो अलॉट किया गया है, फोल्ड किया गया है, या तो ट्रांसफर किया गया है। और इसमें कौन आ जाएगा बेटा, कोई भी ऐसा इंसान जो कि सब्सिक्वेंटली एक्वायर करता है, जो कि क्या करता है बेटा, सब्सिक्वेंटली एक्वायर करता है। बट कौन नहीं आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन जिसको इसे रेंट पे दिया गया है, जिसको इसे रेंट पे दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए मिस्टर ए को बिल्डिंग अलॉट हुई थी, मिस्टर ए जो है वो किसी कंपनी में काम करते थे, उनको बिल्डिंग अलॉट हुई थी। मान लीजिए मिस्टर ए जो है ना उनकी डेथ हो गई, डेथ हुई तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उनकी वाइफ के नाम पे, मिसिस ए के नाम पे। तो ऐसे केस में मिसिस ए ने बेटा इसे सब्सिक्वेंटली एक्वायर किया, मिसिस ए ने इसे सब्सिक्वेंटली एक्वायर किया, यानी कि बाद में एक्वायर किया, बाद में एक्वायर किया। क्या यहाँ पे मिसिस ए को भी अपन अलॉटी कहेंगे? द आंसर इज यस। मिस्टर ए भी अलॉटी है, मिस्टर मिसिस ए भी अलॉटी है। अब मिसिस ए ने अपने यहाँ पे किराएदार रखा मिस्टर बी को, मिस्टर बी वहां पे किराए में रहते हैं, किराएदार को अपन कहते हैं इंग्लिश में टीनेंट। तो टीनेंट को क्या अपन यहाँ पे अलॉटी कहेंगे क्या बेटा, नो। क्योंकि रेंट पे जो रह रहा है उसको अपन कभी भी अलॉटी नहीं कहेंगे। अलॉटी किसको कहेंगे, जिसको या तो अलॉट हुआ है, या तो जिसको बाद में ट्रांसफर किया गया है, T/F मतलब ट्रांसफर किया गया है, या जिसको बेचा गया है, हम उसे क्या कहेंगे बेटा, अलॉटी। तो अलॉटी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अगर मैं कहूँ तो, कि अलॉटी का डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू वॉट बेटा, या तो बिल्डिंग, या तो अपार्टमेंट, या तो प्लॉट। बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट, उसे क्या किया गया है बेटा, या तो सेल किया गया है, या तो अलॉट किया गया है, या तो ट्रांसफर किया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, अब इसी डेफिनेशन के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो बेटा अगर किसी को सब्सिक्वेंटली मिला है, यानी कि अगर कोई सब्सिक्वेंटली एक्वायर करता है किसी भी तरीके से, तो वो भी आ जाएगा, वो भी अलॉटी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ऑन रेंट रहता है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? आगे, एग्रीमेंट टू सेल काम का नहीं है, जिस समय पर अपन एग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल का डेट, काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। कारपेट एरिया डेफिनेटली हमारे काम का है। पहले क्या होता था ना बेटा, जैसे मैं बिल्डर से मिला, मैंने बोला भैया ये घर कितने का है, कितने एरिया का है, तो बिल्डर ने बोला कि ये जो है ना ये 1000 स्क्वायर मीटर का है,
मैंने बोला अच्छा 1000 स्क्वायर मीटर, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मैं घर वहां गया जब, तो पता चला कि यार उसमें इतना एरिया जो है ना, सिर्फ उतना ही यूज किया जा सकता है, बाकी इधर का तो पूरा गार्डन है। ठीक है, कोई मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ और है। तो एक्चुअली जो ये बीच का एरिया है ना, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, वो तो 600 स्क्वायर मीटर का ही है। बाकी तो पार्किंग है, कोई गार्डन है, कुछ और है। तो मेरे को क्या लगा यार, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने पैसा कितने एरिया का दिया था, 1000 स्क्वायर मीटर का। मेरे को लगा था 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया होगा जो मैं यूज करूंगा। लेकिन एक्चुअली पता क्या चला कि उस एरिया में 400 स्क्वायर मीटर का तो मान लो पेड़ लगा हुआ है, कोई मंदिर है, कोई ग्राउंड है, कोई अ, और चीज है, जिम है, पार्किंग एरिया है, ठीक है, वाटर टैंक रखने का जगह है। तो मैं बोलूंगा कि यार ये सब तो ऐसा जगह हो गया जिसको मैं यूज ही नहीं कर सकता। ये सब तो ऐसा जगह हो गया जिसको मैं यूज ही नहीं कर सकता। तो मैं यूज कितना कर सकता हूँ, आप मेरे को पहले वो बताओ। तो उसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे को जानना पड़ेगा कारपेट एरिया। क्या जानना पड़ेगा बेटा? कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जिसको आप यूज करते हैं। सो दिस इज योर नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। दिस इज योर नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, यानी ये वो एरिया है जिसको आप यूज करोगे। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल वॉल नहीं आएगा, सर्विस शेफ्ट यानी लिफ्ट वगैरह नहीं आएगा, बैल्कनी नहीं आएगा, वेरांडा नहीं आएगा, कोई टेरेस एरिया नहीं आएगा। पर जो इंटरनल वॉल्स होते हैं वो बेटा आएंगे। इंटरनल वॉल मतलब समझते हो ना, आपका जैसे घर है, आपके घर में 4 कमरे बने होंगे, तो ये 4 कमरे के बीच बीच में दीवार होगी ना, उसको बोलते हैं इंटरनल वॉल। तो वो एरिया तो आएगा, लेकिन ये जो बाहर का वॉल है, ये मान लो आपका पड़ोसी का घर है इधर, ठीक है, और आपके पड़ोसी के घर को है और आपके बीच में ये जो वॉल है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल वॉल। तो एक्सटर्नल वॉल नहीं आएगा, लेकिन आपके घर के अंदर अंदर ही जो रूम अलग अलग बने हुए हैं, रूम वाले जो दीवार है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल को आप कारपेट एरिया में इंक्लूड करेंगे। इंटरनल वॉल को आप कारपेट एरिया में इंक्लूड करेंगे। तो कोई अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, सर व्हाट इज कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया क्या है बेटा? ये वो एरिया जो सच में मैं यूज करूंगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? नेट यूजेबल एरिया। ये वो एरिया है जिसको हम सच में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर कुछ बातें आएंगी और कुछ बातें नहीं आएंगी। कौन कौन सी बातें आएंगी बेटा? तो जो इंटरनल वॉल्स हैं, जो घर के अंदर की दीवारें हैं, वो तो यहाँ पे आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्या नहीं आएगा बेटा? एक्सटर्नल वॉल्स नहीं आएगा। यानी मेरे के घर के बाहर की जो दीवार है मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में, वो नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा सर? अगर मान लीजिए कोई विरांदा है, वो भी नहीं आएगा। अगर कोई बैल्कनी है तो बैल्कनी भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई ओपन टेरेस एरिया है जहाँ पे सब कोई जा सकते हैं, वो भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। कोई सर्विस शेफ्ट यानी कि कोई लिफ्ट वगैरह है अगर मान लीजिए, है ना, तो क्या वो भी क्या आपके लिए है क्या? सिर्फ नहीं, वो तो सबके लिए, तो वो भी नहीं आएगा। वरांदा आपके लिए होगा क्या? सिर्फ नहीं, वो तो सबके लिए होगा। बैल्कनी सबके लिए होगा, तो ये सब एरिया को आप यूज में नहीं मानेंगे। बैल्कनी सबके लिए नहीं होता है, पर बैल्कनी को आप टू बी ऑनेस्ट उस एज सच कुछ आप खास इस्तेमाल नहीं करते, है ना। बैल्कनी में क्या करोगे? जाके सोओगे क्या? तो कुछ भी नहीं कर सकते बैल्कनी में। तो इसलिए बैल्कनी को भी इसको हटा दिया जाता है। क्लियर है? बैल्कनी जनरली थोड़ा एस्थेटिक के लिए होता है। कभी कभी हम लोग को अगर चाय पीना है, अच्छा मौसम है, तब अपन जाके बैठ के चले गए। जनरली बाकी यूज नहीं होता, इसलिए उसको कारपेट एरिया के डेफिनेशन में नहीं डाले। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, जरा मैं भी पानी पी लूँ, आप लोग भी पानी पी लो। लगातार पढ़ाई कर लिया हम लोगों ने। चलिए चीयर्स। ये बेटा गर्म पानी है। मैं तो बोलते रहता हूँ करके मुझे गर्म पानी चाहिए। बाकी आप भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिएगा, क्योंकि अब आ रहे हैं बेटा आपके एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के पहले आपको अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा? जब आपका घर कंप्लीट हो गया बनना, ठीक है, तो जितने अथॉरिटीज है ना, वो आपको सारे परमिशन देंगे। तो सारे परमिशन वर्मिशन आ गए, तब आपको मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि अब ये जो घर है ना, ये घर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ये बन चुका है। तो इसको बोलेंगे बेटा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये भी इसका नाम पता होना चाहिए, लेकिन अभी इसका जो मेन रेलिवेंस है ना, वो थोड़ी देर बाद आएगा।
तो बस आप इतना समझो कि घर जब बन जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको क्या मिलता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसको एक अथॉरिटी देती है जिसको अपन नगर निगम वगैरह बोलते हैं, वो अथॉरिटी आपको ये प्रोवाइड करती है। ये जब आपको परमिशन देगी तब माना जाएगा, नगर निगम ने आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया तब ये माना जाएगा कि हाँ, आपका जो घर है वो कंप्लीट हो गया। फिर एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये एक तरीके का परमिशन होता है कि आप बिल्डिंग को अब कंस्ट्रक्शन करना वगैरह शुरू कर सकते हो। यू कैन कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर आपको 4 माले का बिल्डिंग बनाना है तो आप सुबह उठो और 4 माले का बिल्डिंग बनाना शुरू कर दो। आपको पहले लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ही आप बनाना शुरू कर सकते हो, उसके पहले आप बनाना शुरू नहीं कर सकते। तो एक तरीके का परमिट होता है बेटा जो प्रमोटर को लेना पड़ता है बिफोर बिगिनिंग द डेवलपमेंट वर्क। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डेवलप करने के पहले जो परमिशन लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अगला, लोकल अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बोला ना, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, ठीक है, पंचायत, इन्हीं सबको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लोकल अथॉरिटी। फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, देखो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ कि घर बन गया। बेटा अगर घर बन गया तो रहना शुरू कर दोगे क्या? नहीं। सिर्फ घर होने से, चार दीवारी होने से कुछ नहीं होता। घर के अंदर और भी चीजें होनी चाहिए। जैसे क्या क्या होना चाहिए? सर पानी होना चाहिए, बिना पानी के हम जी नहीं पाएंगे। सैनिटेशन, वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, उसके बिना भैया क्या होगा? ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। जब घर बन चुका होगा और घर के अंदर रहने के लिए तीन चीजें आ चुकी होंगी, तब बेटा आपको मिलेगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तब बेटा आपको क्या मिलेगा? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कि अब ये घर जो है वो रहने लायक बन गया है। अब ये जो घर है ये रहने लायक बन गया। क्लियर हुआ बेटा? तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी यहाँ पे लाई गई है। वो अथॉरिटी आपको परमिट करेगी कि हाँ, अब ये घर जो है ये ऑक्यूपाई करने लायक हो गया, यानी कि रहने लायक हो गया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोविजन है पानी का, सैनिटेशन का और इलेक्ट्रिसिटी का। गॉट इट एवरीवन? चलिए, फिर होता है बेटा सैंक्शन प्लान। वो प्लान जो कि सैंक्शन यानी परमिट हुआ है कि हम इतना बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सैंक्शन प्लान। तो कितना साइट है, एरिया कितना, जैसे इतना बड़ा एरिया है तो क्या पूरे एरिया को घेर के हम बिल्डिंग बना लेंगे क्या? नहीं। सर थोड़ा सा साइड में हम लोग जगह रखते हैं, उसके बाद अपन बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा एरिया, टोटल एरिया क्या है? साइट। अब उसमें से इतने एरिया में अपन बिल्डिंग बनाएंगे, बाकी में थोड़ा पेड़ पत्ती वगैरह उगाएंगे। तो ये हमारा बिल्डिंग प्लान। सर्विस प्लान, पार्किंग एरिया कितना होगा, लैंडस्केप कैसा होगा, तो सारे प्लान को जब मिलाते हैं बेटा तो क्या बनता है? सैंक्शन प्लान। सारे प्लान को अपन मिला लेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट परमिशन, ये वो सारे परमिशन ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा? सैंक्शन प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ सैंक्शन प्लान। ये आपका एक तरीके का ना मैक्सिमम एरिया है जिसके अंदर अपन प्लानिंग कर सकते हैं या जिसके अंदर अपन घर को बना सकते हैं। क्लियर हो गया? जो भी रेलिवेंट डेफिनेशन बेटा वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ये सब आपको हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये सब इंपॉर्टेंट है ना? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट करके याद रख लेना। ये बोल रहा है बेटा अलग अलग कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी बेटा बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ में जैसे कि दमन एंड दीव, वहां पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कानून बनाने वाली कोई बॉडी नहीं है। तो वहां पे कौन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का फिर काम क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगा ना, ये अपॉइंट करेगा बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब थोड़ा सा ना आपका पूरा जो अभी तक पढ़े वो एक साथ अब आएगा। वो अपॉइंट करेगा बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू गिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यानी ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, यही देता है बेटा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और यही देता है बेसिकली बेटा क्या? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो अब आपको इसी गरिमा समझ में आई कि ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। इसलिए अपॉइंट कौन करेगा ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, पुडुचेरी में कौन करेगा? वहां की यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। दिल्ली में कौन करेगा? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और बाकी सारे स्टेट्स में कौन करेगा? उनके रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेटा वो लोग हैं जो लोग अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सर अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है ये नहीं जानना है, बस उन लोग यहाँ पे ऑथराइज करेंगे, एक तरीके से अपॉइंट करेंगे किसको बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ये हमको जानना है।
और कंपिटेंट अथॉरिटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी ही वो है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको देगी। पहले क्या मिलेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले घर कंप्लीट होगा। घर कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए, पानी, बिजली और सैनिटेशन। तब फिर आपको क्या मिलेगा? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कि अब भैया घर रहने लायक हो गया है, जाओ और जाकर रहो, जाओ और जाकर रहो। एडवर्टीजमेंट ऐसे बहुत काम का नहीं, एक बार रीड करना बस। कोई भी डॉक्यूमेंट, भले नोटिस हो, सर्कुलर हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चलता है, इन्फॉर्म होता है पर्सन को कि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अभी ऑफर हो रहा है बिकने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? एडवर्टीजमेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि भैया आपके घर से 50 किलोमीटर दूर में एक बहुत आलीशान सा घर बन रहा है, क्या आपको खरीदना है? तो ये जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया बेटा, ये एक तरीके का क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट। ये एक तरीका क्या हो गया बेटा? एडवर्टीजमेंट। मैंने कोई न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि यहाँ पे ओझा बिल्डर जो है ना, इस जगह पे बिल्डिंग बना रहा है, अगर आपको खरीदना है तो खरीद लो। तो ये भी क्या हो गया बेटा? एडवर्टीजमेंट। तो बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, अब वो किसी भी मीडियम से जाए, थ्रू एनी मीडियम, यानी इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी ऑनलाइन हो, तो भी एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। अगर ऑफलाइन हो तो भी उसे अपन एडवर्टीजमेंट ही कहेंगे। अब ये नोटिस के फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो लोगों को, पर्सन को इन्फॉर्म करता है अबाउट व्हाट? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है कि अब ये ऑफर फॉर सेल हुआ है। अब ये क्या हुआ है बेटा? ऑफर फॉर सेल। अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा बेटा, ब्लॉक, चेम्बर, ड्वेलिंग यूनिट यानी जहाँ रहते हैं लोग, कोई फ्लैट, कोई ऑफिस, कोई शोरूम, कोई शॉप, कोई गोडाउन, ठीक है, जो कि सेपरेट और सेल्फ कंटेंड है, सेपरेट और सेल्फ कंटेंड है। जैसे गोकुल धाम सोसाइटी है, गोकुल धाम सोसाइटी है, अब उसमें भिड़े का घर अलग है, सोडी का घर अलग है, तारक मेहता का घर अलग है, जेठालाल का घर अलग है। तो इन सबको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? अपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट है और सेल्फ कंटेंट, यानी अपने आप में ये काफी है। क्या ये बात बेटा समझ में आई? तो किसी भी प्रकार का ब्लॉक, चेम्बर, रहने का घर, फ्लैट वगैरह, जो कि बेटा अपने आप में सेपरेट है, मतलब है तो सब एक साथ लेकिन अलग है, आपका एकदम अलग है सामने वाले से, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपार्टमेंट। यहीं तक पढ़िएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपार्टमेंट। तो इसके अंदर गोडाउन, प्रीमाइस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप नाम कोई भी दे दे, लेकिन ये एक सेपरेट और सेल्फ कंटेंट जगह है। ये क्या है बेटा? एक सेपरेट और सेल्फ कंटेंट जगह है। चलिए आगे आते हैं। बिल्डिंग का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको अलग से खड़ा किया गया है, ठीक है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन कर सकते हैं, सभी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? बिल्डिंग। यानी कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीए वालों का ऑफिस है, उसे भी बिल्डिंग बोलेंगे। वहाँ पे सारे लोग रहते हैं तो उसे भी अपन बिल्डिंग बोलेंगे। अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सामान खरीदते बेचते हैं, उसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? बिल्डिंग ही बोलेंगे। जैसे मॉल है, मॉल में तो सब कोई रहता नहीं है, सब पूरा कमर्शियल है, वो भी बिल्डिंग है। क्लियर हुआ बेटा? चलो, कॉमन एरिया। तो जो भी पार्ट बेटा यूज के लिए नहीं है, ये सब के लिए। कॉमन एरिया का मतलब ही क्या है? जो सबके लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉमन एरिया। जो सबके लिए है। अब जैसे पूरी जमीन सबके लिए है, स्टेयर केस यानी सीढ़ी, लिफ्ट, फायर लॉबी, लिफ्ट लॉबी, ये सभी के लिए होता है बेटा, किसी एक आदमी का इस पे हक नहीं होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन एरिया। क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉमन एरिया। कोई कॉमन बेसमेंट है, कोई टेरेस है, कोई पार्क है, कोई खेलने की जगह है, कोई ओपन एरिया है, उसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन एरिया। ठीक है। कहीं पे अगर किसी गेस्ट वगैरह को रहने के लिए, रुकाने के लिए अगर कोई जगह बनी है जहाँ पे कोई भी रुक सकता है, या कई बार सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लोग के रुकने का एक रूम होता है, उसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन एरिया। ठीक है। जहाँ पे एसी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब का कोई सामान रखा हुआ है, वो एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका कॉमन एरिया। जैसे आपने गोकुलधाम सोसाइटी में देखा होगा ना, कि छत है, छत के ऊपर टंकी उनकी रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया बेटा? कॉमन एरिया। तो वही अगेन, वाटर टैंक, मोटर, फैन, अगर ये सब रखा हुआ है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन एरिया। कोई अगर कम्युनिटी या कमर्शियल फैसिलिटी है, जैसे जिम हो सकता है, पूल हो सकता है, खेलने की जगह हो सकता है, स्पोर्ट्स रूम हो सकता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन एरिया।
क्लियर हुआ। और अगर कोई जगह मेंटेनेंस या सेफ्टी के लिए अलग से रखा गया है, वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया। तो देखिए दो टाइप के एरिया के बारे में हमने बात किया, एक तो कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या है बेटा, नेट यूजेबल एरिया, जितने एरिया को आप यूज करोगे। अब जो एरिया को हर कोई यूज करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन एरिया, हर कोई यूज करेगा। आप सोचो सीढ़ी कोई एक का है कि सबका है, फिर सबका है, ये कॉमन एरिया हो गया। फिर एक बात बताइए, अगर कोई गेस्ट को रुकाने का जगह है तो वो एक का है कि सबका है, सबका है। सर अगर कोई पानी टंकी का जगह है तो वहां पे कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब सोसाइटी के अंदर कोई भी जा सकता है, तो वाटर टैंक वाला एरिया। अगर वहां पे कोई मेंटेनेंस से सेफ्टी का सामान रखा हुआ है, क्या कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, वो भी क्या हो गया बेटा, कॉमन एरिया। अगर कोई मंदिर बना हुआ है, जैसे गोकुल धाम में एक कृष्ण भगवान का छोटा सा मंदिर है, वहां पे लोग जाते हैं प्रार्थना करते हैं, तो ये अगर कम्युनिटी के लिए अगर कुछ बनाया गया है, उसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन एरिया। आई बात यहां तक समझ बेटा, पक्का। आई होप बेटा यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये कुछ अलग अलग डेफिनेशंस थे जो हमारे इसके अंदर थे। कंपनी का डेफिनेशन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। कंपिटेंट अथॉरिटी वही है बेटा जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि वो लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, और लोकल अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आता है, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ये सारे लोग आ जाते हैं। या कोई भी अथॉरिटी जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसको पावर दिया हो। क्लियर हो गया। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती क्या है बेटा, ये परमिशन देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी तरीके का सर्टिफिकेट हो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो, सब कुछ देने का काम किसका रहेगा बेटा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। किसका रहेगा बेटा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे डेफिनेशन पढ़े। अब आपकी बुक में जितना डेफिनेशन था एक बार मैंने ओवरथ्रो बोल रहा हूँ मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया है उसका। लेकिन कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कौन से हैं बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा अलॉटी का। आपके एग्जाम में आ सकता है अलॉटी। दूसरा आ सकता है बेटा आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट का जो आपको डेफिनेशन दिया है उसको आप सिंपली बस इतना लिखिएगा, इट इज अ सर्टिफिकेट गिवन बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इतना भी अगर बेटा आपने अगर लिख दिया आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा आप, इट इज अ सर्टिफिकेट गिवन बाय, यही हेल्प होती कहीं ना कहीं कि मैं आपको ना नोट्स वगैरह सब बना के दे दूंगा, आपको बेटा सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, गिवन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, गिवन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ immovable property, completion of construction of immovable property. Got it everyone? इसके बाद क्या आता है बेटा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में भी आप पहला लाइन तो पूरा वही लिखेंगे जो कि हमारा किसमें, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। पहला लाइन आप बेटा वही लिखेंगे जो अपन ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा कि इट इज अ सर्टिफिकेट गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये तो देने वाला तो कौन है बेटा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही देगा यहाँ पे भी। तो सारा काम बेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करने वाला कौन होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे जाके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी बन जाएगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगा आपको ये सर्टिफिकेट। कंप्लीशन तो होना ही चाहिए बिल्डिंग का, साथ में तीन चीजें और होनी चाहिए। क्या क्या बेटा, एक तो पानी आपके यहाँ होना चाहिए, सैनिटेशन आपके यहाँ पे होना चाहिए, और आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। क्लियर है। आप दिसंबर 25 में क्लियरली इनमें से किसी एक डेफिनेशन को देखेंगे जरूर जितना मैंने आज कवर कराया है। चौथा हो जाता है बेटा आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने चार कैटेगरी बना के रखी है। जैसे स्टेट के लिए तो सबसे सिंपल रखा है इन्होंने कि स्टेट के लिए तो भैया स्टेट गवर्नमेंट ही रहेगा।
दिल्ली को इन्होंने भैया खास थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया है, दिल्ली के लोग होते भी खास हैं। ये है भैया सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि भैया हम इनके लिए खास कुछ करेंगे। पुडुचेरी के लिए भी बोला कि भैया पुडुचेरी, नाम ही देखो ना कितना क्यूट है, पुडुचेरी। तो इसके लिए भी कौन रहेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है। और अगला क्या है बेटा, लास्ट, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया बेटा, ये वो जगह है जहां पे कोई भी न्याय बनाने वाला अथॉरिटी नहीं है। अब जैसे दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में क्या है ना बेटा, लेजिस्लेचर है, वहां पे कानून बनाने के लिए है लोग, है ना, जैसे अभी रेखा गुप्ता जी हैं। लेकिन दमन एंड दीव में कोई नहीं है, दादर एंड नागर हवेली में कोई नहीं है। तो यहाँ पे कौन बनाएगा बेटा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी राइटिंग अजीब सी हो गई। तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ बनाएगा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ बनाएगा बेटा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया था मैंने। यहाँ बनाएगा कौन बेटा, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। क्लियर हो गई आपको ये बातें? आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा हमारा क्या, वो है हमारा क्या, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑलरेडी मैंने इसका चार्ट ऊपर बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और फिर कॉमन एरिया, कॉमन एरिया में ना ऐसा नहीं कि आपको पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। कॉमन एरिया कोई भी 5 या 4 आप पिक कर लीजिए, आपकी इच्छा। कोई भी 5 पॉइंट आप लिख के आइए एग्जाम में, आपको 5 में 5 मिल जाएगा। अब जैसे आप खुद सोच के देखिए कि कॉमन एरिया में क्या हो सकता है। आप एक गोकुलधाम सोसाइटी को इमेजिन कीजिए। अब जितनी जमीन है गोकुलधाम सोसाइटी की, वो पूरा का पूरा कॉमन एरिया है, कोई भी चल फिर सकता है उसमें। वो जो पूरा एरिया है, ये पूरा जमीन है, उसमें कोई भी चल फिर सकता है, तो एरिया आप ले लीजिए। जो सीढ़ियाँ है, उसी सीढ़ी से भैया जेठालाल भी उतरता है, उसी सीढ़ी से भैया टप्पू भी उतरता है, उसी से भैया क्या बोलते हैं चंपक लाल भी चढ़ता है, उसी से भिड़े को भी मिलना होता है तो वो भी जाता है। तो ये जो सीढ़ी वीढ़ी होती है, ये तो भैया सभी के लिए कॉमन होता है। विद टेरेस हो गया, कॉमन एरिया हो गया, प्ले एरिया हो गया। आज भी ये जो टप्पू सेना है इतनी बड़ी हो गई है, मैं और टप्पू सेना साथ में बड़े हुए, लेकिन अभी वो लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं ठीक है। खैर कोई बात नहीं। ये जो प्ले एरिया है ये भी क्या है बेटा, कॉमन एरिया ही है, सारे के सारे लोग यहाँ पे मिलके खेलते हैं। फिर बेटा लॉजिंग एरिया, अब कभी सुंदरलाल आया, कोई आया तो उसको रुकाने के लिए जो एरिया रहेगा, है ना। तो ऐसे करके कोई भी 4 या 5 एरिया आप फिक्स कर लीजिए। उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो भी काफी होगा। चलिए, अब आते हैं बेटा, डेफिनेशन सारे कंप्लीट हो गए, अब धीरे धीरे करके आते हैं सेक्शन नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 3 में सबसे पहली बात तो बेटा ये बोला है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन किए कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को नहीं बेच सकते, नहीं एडवर्टाइज कर सकते, ना ही बुक कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 3 बोलता है प्रोजेक्ट, बेटा कंपनी का नहीं, किसका बेटा, प्रोजेक्ट का। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, झाड़ू लाल कंपनी। क्या है कंपनी का नाम, झाड़ू लाल कंपनी। अब ये जो झाड़ू लाल कंपनी है, मान लो इन्होंने क्या किया, मान लो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शांति नगर में एक फ्लैट या बिल्डिंग, चलो ये शांति नगर में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराया। तो ये जो शांति नगर में बेटा ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ये बिल्डिंग अपने आप में क्या बन गया बेटा, एक प्रोजेक्ट बन गया। ये बिल्डिंग अपने आप में क्या बन गया बेटा, एक प्रोजेक्ट बन गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो ये जो बिल्डिंग है बेटा, ये एक तरीके का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। जब आप इसको पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फिर कहाँ कराएंगे रजिस्ट्रेशन, बेटा ऑब्वियस सी बात है, रेरा के पास। कहाँ पे, रेरा के पास। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तभी आप इस बिल्डिंग का एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं, बेच सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं बेचने का। उसके पहले आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। अभी सेक्शन नंबर 3 बिल्डिंग, अपार्टमेंट और प्लॉट, इन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है। पूरा एक्ट इन 3 चीजों के ऊपर अप्लाई होता है। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका घर कंप्लीट हो चुका था, आपका ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका था कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपका घर बेटा ऑलरेडी बना बनाया, एक्ट के आने के पहले, एक्ट तो आया 2016 में, उसके पहले ही अगर बिल्डिंग बन चुका है, बिक चुका है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके पहले आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर पर अगर अभी आपका घर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको इस एक्ट के आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
तो बच्चों मैंने क्या बोला, इसको लिख लेते चलो। सेक्शन नंबर 3, नो पर्सन शैल, नो पर्सन शैल, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा बेटा, क्या नहीं करेगा, बुकिंग नहीं करेगा, एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, ठीक है, सेल नहीं करेगा, ऑफर फॉर सेल नहीं करेगा, क्या चीज का बेटा, ऑफ एनी, ऑफ एनी बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट, बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पहले वो इनमें से कुछ भी चीज को नहीं कर सकता। क्या ये बात बेटा समझ में आई? तो नो पर्सन शेल बुक, एडवर्टाइज, सेल, ऑफर फॉर सेल, इनवाइट फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ एनी बिल्डिंग, अपार्टमेंट या प्लॉट बिफोर रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आपको ये सब करना है तो करिए। बेटा फिर क्या बोला एक और पॉइंट, इफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, मतलब अभी आपका घर कंप्लीट नहीं हुआ है, हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, देन मेक एन एप्लीकेशन, देन make an application within 3 months of commencement of the act, within 3 months of commencement of the act, of commencement of the act। क्या ये बात बेटा समझ में आ रही है आपको? क्या बोल रहा है कि अगर आप भैया पहली पहली बार अगर आप घर बनाना शुरू कर रहे हो, तो घर बनाना शुरू करने के पहले, उसको बेचने के पहले, कुछ भी करने के पहले आप क्या करो, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। पर अगर आपका घर बनना शुरू हो चुका है, ठीक है, आपने कुछ लोग का बुकिंग वुकिंग भी कर लिया होगा, एडवांस एडवांस भी ले लिया होगा, पर अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ है, पर अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भैया और उसके बीच में रेरा आ गया, उसके बीच में ही रेरा आ गया, तो ऐसे केस में आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन करा लो। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसको इस तरीके से समझो, अगर मैंने 2014 से कोई प्रोजेक्ट का शुरुआत कर दिया था, 2014 से ही अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट का शुरुआत कर दिया था बेटा, और रेरा तो आया 2016 में, तो मैंने तो शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। तो अब जब ये एक्ट आया, इस एक्ट के आने से 3 महीने के अंदर अंदर, इस एक्ट के आने से 3 महीने के अंदर अंदर मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन बेटा अगर मैं आया ही, मेरा प्रोजेक्ट आया ही 2018 में है, अगर बेटा मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही 2018 में हुआ है, तब फिर क्या करेंगे सर? तब तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट आ चुका है, पहले आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और एक्ट के आने के पहले के प्रोजेक्ट के लिए क्या बोला है कि एक्ट के आने से 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे देना। चलो, बोला है आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन कौन है वो? अगर एरिया ऑफ लैंड, आपका जमीन 500 स्क्वायर मीटर से भी कम है, अगर इतना छोटा जमीन है तो कोई बात नहीं भैया, मत करो। आपका लैंड अगर इतना छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने देते हैं। अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर 8 से कम है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह ले चुके हैं, और अब आप सिर्फ और सिर्फ रिनोवेशन, रिपेयर या रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी नया प्रोजेक्ट नहीं चालू कर रहे हैं, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, उसी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा नवीनीकरण है, रिनोवेशन है, रिपेयर है, कुछ आप सुधार कर रहे हो, कुछ रीडेवलपमेंट कर रहे हो, तो अगेन आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सिंपल याद रखना, 500 स्क्वायर मीटर से कम की जमीन, अपार्टमेंट कितने से कम बेटा? अपार्टमेंट 8 से कम, 8 से कम, और अगर आप क्या करा रहे हो बेटा? रिपेयर, रिनोवेशन या रीडेवलपमेंट, आर आर आर, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर तो आप देंगे बेटा एप्लीकेशन। अब जब आप एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन कैसे देंगे? तो इतना प्यारा है हमारा बुक, क्या बोलता है? फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि ये सब कुछ एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है। चलो, एक शांति तो हमको मिल गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में? सर वो भी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। चलो बहुत बढ़िया।
फिर आपका 30 दिन के अंदर अंदर या तो बेटा अप्रूव हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा बेटा रिजेक्ट। जैसे ही अप्रूव होगा, अप्रूव होने पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी और क्या मिल जाएगा बेटा, पासवर्ड भी मिल जाएगा। फिर फिर आपको और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने एप्लीकेशन के साथ। अलोंग विथ एप्लीकेशन आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम बिल्डर हो और तुम घर बना रहे हो तो तुमको क्या क्या देना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो ये आप बताएंगे कि जो कंपनी बना रही है बिल्डिंग्स को, वो है कौन। जैसे मान लो ओझा बिल्डर है, तो ये जो ओझा बिल्डर है बेटा, ये जो ओझा बिल्डर है बेटा, ये ओझा बिल्डर का नाम, इसका एड्रेस, ये क्या है, ये कंपनी है, एलएलपी है, क्या है टाइप, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ऊपर मिल गया, नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द प्रमोटर। तो मान लो मिस्टर ओझा ने चालू किया है ओझा बिल्डर, तो मिस्टर ओझा का नाम और मिस्टर ओझा का फोटोग्राफ, ये सब ले लेते हैं बेटा, ताकि अगर आप कुछ बाद में डिफॉल्ट डिफॉल्ट करो ना, तो आपका वेबसाइट में पूरा फोटो नाम सब डाल दें, आपकी अच्छे से बहुत मस्त से बेइज्जती हो फिर। ठीक है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल, पहले तो बनाने वाले के बारे में डिटेल, फिर बनने वाले के बारे में डिटेल। क्या कैसे याद रखेंगे बेटा, पहले बनाने वाले के डिटेल और फिर बनने वाले यानी प्रोजेक्ट की डिटेल। तो आपने पिछले 5 साल में भाई कितने प्रोजेक्ट किए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से अभी भी काम चल रहे हैं, अभी करंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, आपने शुरू कर दिया कि नहीं किया, क्या कोई डिले विले हुआ है, क्या आपके खिलाफ कोई केसेस चल रहा है, इन सारी बातों को आपके जान लेंगे। क्लियर हुआ बेटा। तो एक तो पहले आपके बारे में, बनाने वाले के, फिर बनने वाले के यानी कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। अब उसके बाद कमिटमेंट सर्टिफिकेट और अप्रूवल दिया जाएगा, कंपिटेंट अथॉरिटी देगी। कौन देगी बेटा, कंपिटेंट अथॉरिटी। और कंपिटेंट अथॉरिटी में देखा है आप लोगों ने, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, या तो ये लोकल अथॉरिटी होगी या कोई स्पेशल अथॉरिटी होगी जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कहा होगा। तो आमतौर पे बेटा लोकल अथॉरिटीज रहती है, जो म्यूनसिपैलिटी और ये सब रहते हैं ना, इन्हीं लोग रहते हैं। ठीक है, ये लोग आपको कमिटमेंट सर्टिफिकेट देंगे, यानी हरी झंडी दिखाएंगे कि जाओ और जाकर अपना काम शुरू करो। फिर ये जिस जगह पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो वो जगह का लोकेशन क्या है। डिमार्केशन, डिमार्केशन का मतलब है कि आप अगर, ये एक जमीन है, ये जमीन में इतना एरिया आप किस लिए डेवलप कर रहे हो, इतना एरिया आप किस लिए डेवलप कर रहे हो। डिमार्केशन इज लाइक अ बाइफर्केशन। तो आप डिमार्केशन, उसके डिटेल्स वगैरह भी आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बताएंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अलॉन्ग विथ इट्स बाउंड्रीज इंक्लूडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, ऐसे लिखा रहता है 133 डिग्री 144, ऐसे करके लिखा रहता है ना, सी ई, ऐसे करके कुछ कुछ लिखा रहता है। तो बेसिकली जैसे आपको मैप में दिखाता है ना, बिल्कुल मैप जैसे आपको एग्जैक्ट आपको सारा बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा का मतलब क्या होता है बेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अलॉटमेंट का लेटर, आपने लोगों को घर दिया होगा तो कोई लेटर दिया होगा, कोई एग्रीमेंट किया होगा, आप ट्रांसफर डीड होगा तो ट्रांसफर डीड को क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस डीड होगा। अपार्टमेंट की डिटेल, कितने अपार्टमेंट है, कैसे टाइप के, लग्जरी है कि क्या है, कारपेट एरिया कितना है वो, बालकनी कितना है, वरांदा कितना है, ओपन टेरेस एरिया कितना है, ये सारी बातें आपको अपार्टमेंट से रिलेटेड बतानी पड़ेगी। गराज कितने हैं, रियल एस्टेट एजेंट का नाम, रियल एस्टेट एजेंट का एड्रेस, ये सारी बातें भी बेटा आपको बतानी पड़ेंगी। क्या कोई और प्रोफेशनल इन्वॉल्व है, जैसे आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, सीए, सीएस, आपको उनके भी डिटेल यहाँ पे बताने पड़ेंगे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन बेटा आपको देना पड़ेगा कि एफिडेविट के अंदर, एफिडेविट का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तरीके का शपथ पत्र हो गया कि ठीक है, अब अगर एफिडेविट में अगर तुमने झूठ बोला ना तो तुमको जेल भी हो सकती है, बहुत खतरनाक होता है एफिडेविट। आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि ये जो लीगल टाइटल है ये भी है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैलिड है, सारे डॉक्यूमेंट्स में जो लीगल टाइटल लगाया गया है वो एकदम सही है। मतलब आप अगर कह रहे हो कि आप इस जमीन के मालिक हो तो आप इस जमीन के मालिक हो। ठीक है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एनकम्बरेंस नहीं है, कोई बोझ नहीं है, आपने जमीन के ऊपर कोई लोन वोन लेके नहीं रखा है, ये जमीन फ्री है भाई। ठीक है, इसके ऊपर कोई लोन नहीं चढ़ा है, कुछ नहीं है। तीसरा, टाइम पीरियड क्या होगा जब आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे बेटा, कंप्लीट कर देंगे। टाइम पीरियड क्या होगा बेटा जब आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और एक डिक्लेरेशन और देना पड़ता है, 70% of the amount deposited,
70% of the amount deposited, sorry, amount collected shall be deposited in a shall be deposited in a separate bank account in a separate bank account which shall be used which shall be used only for the purpose of only for the purpose of construction of projects purpose of construction of projects। क्लियर हुई ये बात बेटा, सभी को क्लियर हुई? तो यहाँ पे क्या बोला गया है भैया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी सी चीज बोली गई है कि आपको ये सारी बातें बतानी है। तो इसको याद कैसे करें सर? सेक्शन नंबर 4 तो बहुत ही बड़ा लग रहा है हम लोग को, हम इसको याद कैसे करें? तो बेटा मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक क्या ही टेंशन लेना। तो ABCDEF करके मैं आपको पूरा का पूरा याद करा दूंगा, ठीक है, एकदम टेंशन ही मत लेना। मैंने वैसे निमोनिक्स की पूरी फाइल भी बनाई हुई है, आपको निमोनिक्स की फाइल मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा जो भी क्लास में ले रहा हूँ उस क्लास के अंदर मैं आपको वो दे दूँ, ठीक है। तो जैसे ए फॉर क्या है बेटा आपका, रियल इस्टेट एजेंट, तो रियल इस्टेट एजेंट के आपको डिटेल डालने हैं। बी फॉर क्या है बेटा, ब्रीफ डिटेल्स आपको डालने हैं, ब्रीफ डिटेल्स आपको डालने हैं। ब्रीफ डिटेल आपको डालना है, एक तो जो घर बना रहा है यानी कि बनाने वाला, यानी कि कौन बेटा, प्रमोटर, यानी जो एंटरप्राइज है, ठीक है, आपको उसके डिटेल डालने हैं। और दूसरा जो भी प्रोजेक्ट है उसके भी आपको डिटेल्स डालने हैं, ठीक है। ई फॉर एंटरप्राइज भी आप लिख सकते थे वैसे, ठीक है। फिर सी फॉर आपको सारे कन्वीनियंस डीड और ये सारी चीजें जो है वो आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। कन्वीनियंस डीड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। कम से कम 5-6 पॉइंट आपको बेटा पता होना चाहिए यहाँ पे ना, जैसे एजेंट एक पॉइंट हो गया, एंटरप्राइज एक पॉइंट हो गया, प्रोजेक्ट एक पॉइंट हो गया, कन्वीनियंस वाला एक पॉइंट हो गया। डी फॉर बेटा डिक्लेरेशन है आपका। अब डिक्लेरेशन के अंदर तो चार चीजें आ जाती है। एक तो भैया लीगल टाइटल ऑफ द लैंड जो है वो सही होना चाहिए, लीगल टाइटल ऑफ द लैंड जो है वो सही होना चाहिए। फिर क्या बोला है आपका, और क्या बोला है, और क्या बोला है, कोई एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम और एनकम्बरेंस होना चाहिए, ठीक है। 70% पैसा जो भी उसको आप अलग से एक बैंक अकाउंट में रखेंगे। और एक और थर्ड पॉइंट क्या बोला है भाई, हाँ टाइम पीरियड, कितने टाइम में आप इसे कंप्लीट कर देंगे, कितने टाइम पीरियड में आप इसे कंप्लीट कर देंगे। फिर जी का मतलब है बेटा गराज, जी का मतलब क्या है बेटा, गराज, कितने गराज है, कितनी क्या है। अब और क्या बच गया, डिटेल ऑफ प्रोफेशनल इन्वॉल्व, ठीक है, डी से एक और याद रख लेना, डिटेल ऑफ प्रोफेशनल इन्वॉल्व। ऐसे करके आपके बढ़िया से पॉइंट्स बन गए। मैं बच्चों को तो एक एक पॉइंट याद कराया हूँ क्लास में, ठीक है एक एक पॉइंट में याद कराया हूँ, ठीक है। चलिए खैर, बड़े अपन आ गए, तो यहाँ से भी आपके 4-5 पॉइंट तो आराम से निकल गए। 4-5 पॉइंट भी अगर आप एग्जाम में लिख कर आएंगे बढ़िया हो जाएगा एकदम। चलो, अब बोल रहे हैं बेटा अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट दे दिया फिर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। आप अपना काम चालू कर दीजिए, आपको अप्रूवल मिल गया, आप काम चालू कर दो, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप एक वेब पेज बना लेना, यानी वेब पेज यानी वेबसाइट के अंदर अपना एक पेज बना लेना और उसके अंदर सारा डिटेल प्रोजेक्ट का डाल देना, ठीक है। इसी से तो बेटा ट्रांसपेरेंसी होगा ना, किसी को भी देखना होगा अरेरा के वेबसाइट में आएगा, आपके प्रोजेक्ट को देख लेगा। अगर बेटा आपके प्रपोजल को, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो रिकॉर्ड करेंगे रीजंस और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे। ये तो बेटा मसाला है, हर जगह डलेगा ही डलेगा, ये तो नमक है, नमक, मसाला भी नहीं नमक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हर उस जगह पे आएगा जहां पे भी कुछ रिजेक्शन जैसा हो रहा है। सर लेकिन अगर अथॉरिटी ना मेरे को रिजेक्ट करती है ना मेरे को अप्रूव करती है, यानी कुछ बोलती ही नहीं है, तो सर फिर ऐसे में ना आपका डीम्ड अप्रूवल मान लेना। तो फिर ऐसे में क्या मान लेना, डीम्ड अप्रूवल मान लेना। और अगर डीम्ड अप्रूवल आपका मान लिया आपने, तो 7 डेज के अंदर अंदर खुद ही वेबसाइट के अंदर अपने सारे डिटेल्स डाल देना। 7 डेज के अंदर अंदर खुद ही लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो जनरेट करना और अपने सारे के सारे डिटेल्स डाल देना।
क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? क्या ये बात क्लियर हुई? सर एक बात बताइए, अगर किसी रीजन से मान लीजिए कोविड आ गया, कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो क्या टाइम लिमिट बढ़ सकता है? द आंसर इज यस बेटा। तो जनरली टाइम लिमिट नहीं बढ़ाया जाएगा। जनरली तो जो बोल दिया उस टाइम लिमिट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपके टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये है बेटा एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोल रहा है रजिस्ट्रेशन के समय तो आपको एक टाइमलाइन देना पड़ेगा कि इतने टाइम में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर डिले होता है बेटा हैंडिंग ओवर में, अगर डिले होता है हैंडिंग ओवर में, अगर आप टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं दे पाते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है, यानी कि कैंसिल हो सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है यानी कि कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और आगे भी प्रोजेक्ट आपको करने नहीं देंगे। ठीक है, एक्सटेंशन हो सकता है क्या? लेकिन सर अगर मान लो पहले ना 5 साल का हमने वादा किया था कि 5 साल में घर बन जाएगा, पर अब 5 साल में नहीं बन पा रहा है, तो क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ सर, 5 से 6 साल किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस कि 5 से 6 साल करेगा कब? जब ये रेगुलेटर को लगेगा कि ठीक है, यानी सोल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है मर्जी। अगर रेगुलेटर की मर्जी है तो वो कर सकता है, और प्रमोटर को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि प्लीज सर आप मेरा एक्सटेंशन कर दीजिए। तो प्रमोटर पहले एप्लीकेशन देगा, फिर रेगुलेटर को लगेगा कि हाँ इसका एक्सटेंशन कर देते हैं, तो करेगा, वरना नहीं करेगा। अब एक्सटेंशन करने का रीजन क्या हो सकता है बेटा? तो बोल रहा है एक्सटेंशन करने का दो ही रीजन हो सकता है। पहला फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको फोर्स कर दे एक्सटेंशन करने के लिए, या कोई रीजनेबल सरकमस्टेंस हो, कोई लॉजिकल सरकमस्टेंस हो। क्लियर हुआ ये? अब रीजनेबल सरकमस्टेंस तो बेटा वही डिसाइड करेगा रेगुलेटर। पर फोर्स मेजोर का डेफिनेशन डाला हुआ है, जैसे आपका बाढ़ आ गया, वॉर हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया, वॉर हो गया, सूखा पड़ गया, फायर हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई अदर कैलेमिटी आ गया, कोविड वगैरह भी इसके अंदर ही आ जाता है। तो अगर ये सब हो गया तो आपका जो एक्सटेंशन है वो कर दिया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? लेकिन प्रमोटर को एक फॉर्म में और एप्लीकेशन देना पड़ेगा और साथ में पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पर वो फॉर्म और पेमेंट क्या है बेटा? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये आपका एक फोकट का एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि फॉर्म और फीस तो बेटा हर जगह एज में प्रिस्क्राइब्ड है। फिर एक्सटेंशन कितना हो सकता है? बोला थोड़ा थोड़ा करके एग्रीगेट में 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन मत देना, इन केस ऑफ रीजनेबल सरकमस्टेंस। अब बेटा फोर्स मेजोर है, तो फोर्स मेजोर का मतलब जैसे कोविड अगर 4 साल चलता, ठीक है, करीब 2 साल तो चला ही कोविड, तो 2 का 2 साल पूरा मिलेगा। वॉर अगर 4 साल चला तो 4 का 4 मिलेगा। लेकिन रीजनेबल सरकमस्टेंस में आप मैक्सिमम कितना दोगे बेटा? 1 साल। रीजनेबल सरकमस्टेंस में आप कितना दोगे बेटा? 1 साल। तो एक्सटेंशन करने के समझो बेटा दो रीजन है, या तो बेटा फोर्स मेजोर या तो रीजनेबल सरकमस्टेंस। रीजनेबल मतलब कुछ ऐसा कारण हो गया जो कि लॉजिकल लग रहा है कि इसलिए टाइम एक्सटेंड किया जाए। रीजनेबल मतलब लॉजिकल। तो रीजनेबल वाले में बेटा टाइम एक्सटेंड होगा कितना? तो बोला टाइम एक्सटेंड होगा मैक्सिमम 1 साल तक। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स मेजोर की, तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अच्छा खासा लंबा एक्सटेंड भी कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? एक्सटेंशन को भी अगर आप रिजेक्ट कर दिए, सामने वाले ने एप्लीकेशन दिया, आप बोल रहे हो नहीं एक्सटेंशन भी हम नहीं करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर हुई प्यारे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए, ये सारा तो हो गया हमारा। अब रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा रिवोकेशन मतलब क्या होता है? कैंसलेशन। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया था, फिर अगर आपने कोई बदमाशी की तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा बेटा? कैंसिल कर दिया जाएगा। या तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई, या तो रेरा को फो मोटो यानी खुद से लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है बेटा? कैंसिल हो सकता है। पर रीजन क्या है? किसी प्रकार की बदमाशी। ठीक है, बदमाशी यानी आपने कोई एक्ट के रूल्स या रेगुलेशंस को आपने तोड़ा है। एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन की किसी चीज को आपने तोड़ा, डिफॉल्ट किया। कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाए थे भैया जब आपको रजिस्ट्रेशन दिए थे, तो रजिस्ट्रेशन देते समय आपके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाए थे, और आपने कोई अनफेयर प्रैक्टिस कर दिया, तो इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं ताऊ। ताऊ ताऊ की वजह से कैंसिल हो जाएगा। टी फॉर क्या बेटा? टर्म्स एंड कंडीशन। ए का मतलब क्या? आपने एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन किया। और यू का मतलब क्या बेटा? अनफेयर प्रैक्टिस आप लोगों ने किया। गॉट इट एवरीवन? अथॉरिटी आपको कम से कम 30 दिन का नोटिस देगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, उसके बाद ही आपको कैंसिल किया जाएगा, अदरवाइज कैंसिल
नहीं किया जाएगा। तो कैंसिल करने के पहले बेटा कितने दिन का नोटिस मिलेगा आपको? 30 डेज का। आगे आ जाते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स और ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। या तो आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया, मतलब 5 साल का रजिस्ट्रेशन था, 5 साल खत्म हो गए, या तो कैंसिल कर दिया बीच में, 5 साल के पहले अगर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क है, जितना भी रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क है, वो इसको किसी और को कराने को दे दिया जाएगा। जैसे मान लो ओझा बिल्डर को कराने बोला गया था, पर ओझा बिल्डर निकला बदमाश। ओझा बिल्डर को रजिस्ट्रेशन दिए थे, बाद में ये निकला बदमाश, इसने एक्ट का वायलेशन कर दिया। तो अब इसका रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे बेटा? अब इसका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देंगे। अब इसका रजिस्ट्रेशन बेटा रिवोक कर देंगे। और रिवोक करने के बाद जितना काम बचा हुआ होगा, जितना भी बेटा रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क होगा, जितना भी काम बेटा बचा हुआ होगा, उस रिमेनिंग काम को क्या किया जाएगा? उस रिमेनिंग काम को क्या किया जाएगा बेटा? किसी और को दे दिया जाएगा कैरी आउट करने के लिए। फॉर कैरिंग आउट इट विल बी गिवन टू सम अदर पर्सन। गॉट इट एवरीवन? राइट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, जितने भी अलॉटीज होंगे उन लोगों का एक एसोसिएशन बनेगा, और उनके पास ये राइट है कि क्या वो चाहते हैं कि किसी और से करवाना या इसी व्यक्ति से करवाना। द राइट ऑफ अलॉटी शैल हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल फॉर कैरिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क। तो उनकी ये मर्जी है। अगर लगता है कि कैंसिल कराने के बाद अलॉटीज को लगता है कि नहीं यार, जैसा भी ओझा बिल्डर ही कर दे, तो फिर उसी से करवाएंगे। अगर लगता है कि नहीं नहीं, ओझा बिल्डर बहुत बदमाश है, उससे नहीं कराएंगे, तो किसी और से करवा लेंगे। लेकिन मेन यहाँ पे कहना हक किसका है बेटा? एसोसिएशन ऑफ अलॉटी का। फिर रियल एस्टेट एजेंट बेटा, सेक्शन नंबर 9 के अंदर रियल एस्टेट एजेंट है। रियल एस्टेट एजेंट के लिए क्या बोला है? आपको भी यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप किसी भी मकान को सेल या परचेज कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। इनको अपन हिंदी में दलाल वगैरह कहते हैं, कि लोग घर की दलाली करते हैं। अगर जैसे मेरे को कहीं पे अगर फ्लैट चाहिए, कोई अपार्टमेंट चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? किसी एजेंट को पकड़ूंगा, बोलूंगा भैया यहाँ पे मेरे को फ्लैट दिला दे भाई। अब वो मेरे से भी कुछ कमीशन लेगा और जिसका फ्लैट है उससे भी कुछ कमीशन लेगा, है ना? लेकिन ये सेल और परचेज करने के पहले भैया उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? एप्लीकेशन देते हैं। और एप्लीकेशन का फॉर्म, मैनर और फीस क्या होगा बेटा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या होगा बेटा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अथॉरिटी की इच्छा है बेटा कि उसको वो रजिस्ट्रेशन दे, या तो उसको क्या कर दे? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करेगा तो राइटिंग में लिखेगा कि रिजेक्ट क्यों कर रहा है, और साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। क्लियर हुआ बेटा? जब भी रिजेक्ट होगा ना, तो हर लॉ में हर जगह पे रिजेक्ट अगर हो रहा है तो राइटिंग में ही होगा, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लगभग लगभग दिया जाएगा ही जाएगा। क्लियर हुआ? नो कम्युनिकेशन रिसीव्ड वेयर ऑन कंप्लीशन ऑफ पीरियड एप्लीकेंट डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड। अगर ना उसको अप्रूव किया गया ना उसको रिजेक्ट किया गया, तो समय सीमा के अंत पे, यानी कि जितना टाइम लिमिट जनरली लगता है, मान लो 30 दिन में अगर अप्रूवल मिलता है, तो 30 दिन के बाद वो ये मान ले कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्लियर हुई ये बातें बेटा? जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा बेटा? रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको मिलता है लॉगिन आईडी पासवर्ड। सेक्शन नंबर 3 में क्या मिलता है आपको? लॉगिन आईडी पासवर्ड। वहां पे भी रजिस्ट्रेशन है बेटा, लेकिन रजिस्ट्रेशन वहां पे कौन सा है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है। और वहां पे बेटा आपको क्या मिलता है? लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सेक्शन नंबर 9 जो है बेटा, सेक्शन नंबर 9 जो है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन किसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है बेटा? एजेंट का। और यहाँ पे एजेंट के रजिस्ट्रेशन कराने के ऊपर उसको क्या मिलेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन का नंबर। क्या मिलेगा बेटा उसको? रजिस्ट्रेशन का नंबर। ठीक है? अगेन इसका कैंसिलेशन हो सकता है, वही सारी सेम चीज ही है बेटा। ताऊ आपने क्या किया बेटा? कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन को तोड़ा। आपने टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दिया किसका? किसी एक्ट का। ठीक है? और आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपने क्या किया बेटा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो भी आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर ही आता है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ठीक है? ठीक है, बाकी ये सिंपल ही है कि रजिस्ट्रेशन जब करा लेगा बेटा ये एजेंट, तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड्स वगैरह भी मेंटेन करना है और प्रिजर्व करके हमेशा अपने पास रखने हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बार बार अपन सुन रही है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है बेटा? तो इसका मतलब कुल मिला के 4 चीजें हैं।
सबसे पहला है बेटा, अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेड बोला जो कि फॉल्स है, आपने बोला ये तो 5 स्टार सोसाइटी, जबकि असल में 2 स्टार सोसाइटी भी नहीं है, तो ये हो गया बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि हम इनसे इनसे एफिलिएटेड हैं, लेकिन असल में आप एफिलिएटेड नहीं हो। एफिलिएटेड का मतलब होता है जुड़ा होना। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये देखो ये देखो ये देखो पीडब्ल्यू, ये करा, ये देखो ये देखो ये देखो पीडब्ल्यू का भैया लोगो है, मैं तो पीडब्ल्यू से एफिलिएटेड हूँ, तो सच में मैं पीडब्ल्यू से एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूं तो ये भी क्या हो गया बेटा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आपसे हमने पूछा आपके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है, आपने बोला है, यानी आप कह रहे हो आप एफिलिएटेड हो, जबकि असल में आप नहीं हो। या कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना या रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है, फॉल्स या मिसलीडिंग कोई एडवर्टीजमेंट करना या तो रिप्रेजेंटेशन करना। एडवर्टीजमेंट तो देखो ऐसा हो गया कि मान लो कोई न्यूज़पेपर में ऐड आया, उसमें आपने लिखा है कि स्विमिंग पूल भी है, खेलने का गार्डन भी है, टेनिस कोर्ट भी है, वहीं पे आपका मूवी सिनेमा भी है, और बाद में जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। तो ये तो हो गया बेटा रॉन्ग एडवर्टीजमेंट। ये क्या हो गया बेटा, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, यानी ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें आप सर्विसेज के बारे में बता रहे हो बट यू डू नॉट हैव द इंटेंशन टू ऑफर इट। आपका कोई इंटेंशन नहीं है उसको देने का, पर आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाए। नहीं चलेगा, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन यानी बेटा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा भैया यहाँ पे छत वत लीक तो नहीं होती, सब कुछ बढ़िया तो है ना, भूत वूत तो नहीं है घर में? आपने बोला बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो, भूत भूत ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगले दिन रात को चुड़ैल आई मेरे पास। सो दिस इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने कुछ झूठी बात बोली, या जो सच्ची बात थी उस सच्ची बात को आपने छुपा दिया। या तो आपने झूठा बात बोला, या तो जो सच्ची बात थी बेटा आपने उस सच्ची बात को छुपाया। गॉट इट एवरीवन? फिर अगला है बेटा वेरासिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये ऑलरेडी आई थिंक जून 25 में या दिसंबर 24 में, इनमें से किसी एक अटेम्प्ट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। अगर बेटा आप एडवर्टीजमेंट में कोई भी अनाप शनाप बातें बोलते हैं और बाद में वो निकलता है बेटा इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट, और उसके वजह से अगर किसी को नुकसान होता है, उसके वजह से अगर किसी व्यक्ति को अगर नुकसान होता है, ठीक है, या वो डिपॉजिट कर देता है पैसा आपके एडवर्टीजमेंट को देखकर, तो ऐसे केस में बोला गया है बेटा कि वो अपने प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर सकता है और उसको पैसे मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। गॉट इट एवरीवन? जैसे मान लीजिए ये मैं हूं भोला भाला सा आदमी, भोला भाला था, सीधा साधा था, ऐसा मैं भोला भाला व्यक्ति था। और मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर में लिखा था कि यहाँ पे तो भैया बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, इस फ्लैट के अंदर सारी सिर्फ लड़कियां ही रहती है और सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है। मैं बोला अच्छा, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और जाकर वहाँ पे रहूँ, कोई तो होना चाहिए जो उनका प्रोटेक्शन करे। तो मैं जाऊँगा और जाकर उनके साथ रहूँगा ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। मैं अपना थोड़ी सोच रहा हूँ, मैं अपना थोड़ी सोच रहा हूँ, मैं उनका सोच रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ पे क्या करा लिया बेटा, एक फ्लैट बुक करा लिया, और तुरंत मैंने बोला कि भैया ये 1 लाख रुपए रखो और मेरा फ्लैट बुकिंग कर दो। मैंने दे दिया क्या बेटा, एडवांस। ठीक है, ये सेवा करने का मौका जाना नहीं चाहिए मेरे पास से, तो मैंने तुरंत एडवांस दे दिया। गया तो जाके देखा कि जो फ्लैट था, ऐसे घर बने हुए थे, उसके अंदर सारे बुड्ढा बुड्ढी लोग रहते थे, कोई नहीं था। मैं बोला यार इनको कौन बचाए, नहीं बचाऊंगा मैं इनको, मैं किसी और के लिए आया था, मिल कोई और रहे, ये क्या बात हुई यार, चलो मेरा पैसा तो मुझे वापस दो। तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, कंपेंसेशन। मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, कंपेंसेशन अलोंग विथ इंटरेस्ट। कंपेंसेशन अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, इंटरेस्ट। तो अगर आपके एडवर्टीजमेंट में कोई बात झूठी लिखी हुई थी, आपके एडवर्टीजमेंट में कोई बात अगर झूठी लिखी हुई थी, झूठी का मतलब क्या हो गया, फॉल्स या मिसलीडिंग था, या तो साफ साफ झूठ था, या तो आपने कोई ऐसी बात बोली जिससे कि ना आदमी भ्रमित हो जाए, मिसलीड हो जाए, यानी कि बेचारा भटक जाए, और फिर आपकी बातों पे भरोसा करके अगर उसने कोई एडवांस दे दिया या डिपॉजिट दे दिया, कोई पैसे दे दिए, तो वो व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है, यानी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकता हूँ और मुझे मिल जाएगा बेटा कंपेंसेशन और इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा बेटा, कंपेंसेशन और इंटरेस्ट। सर क्या एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट वगैरह हुआ नहीं है, बिफोर एग्रीमेंट क्या बिल्डर आपसे पैसे ले सकता है? बिल्डर क्या आपसे पैसे ले सकता है, एडवांस वगैरह बोलकर क्या वो आपसे पैसे ले सकता है? तो बोला गया है मैक्सिमम बेटा 10% तक वो ले सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। कितना ले सकता है बेटा, मैक्सिमम वो 10% तक ले सकता है, उससे ज्यादा वो
नहीं ले सकते। उससे ज्यादा कर लिया तो माना जाएगा कि उसने एक्ट का वायलेशन किया है। शेल नॉट एक्सेप्ट अ सम मोर देन 10%, 10% से ज्यादा वो पैसा नहीं ले सकते। सर 10% किसका? बेटा 10% ऑफ द कॉस्ट, 10% ऑफ द कॉस्ट। यानी कि मान लीजिए कि अगर उसका 10 लाख रुपए का कॉस्ट है और उस 10 लाख रुपए की बिल्डिंग को अगर वो 12 लाख में उसको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका 12 लाख है, तो वो कितना कितना एडवांस ले सकता है? बेटा कॉस्ट का 10%, यानी वो 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम एडवांस ले सकता है, उससे ज्यादा एडवांस नहीं ले सकता। याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस का 10% नहीं, कॉस्ट का 10% तक वो ले सकता है बिफोर एंटरिंग इनटू रिटर्न एग्रीमेंट। एक बार एग्रीमेंट वगैरह हो जाए फिर वो बाद में पैसे ले भी सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट के पहले, कुछ लिखा पढ़ी होने के पहले, आप 10% से ज्यादा पैसा नहीं ले पाओगे। क्लियर है बेटा? फिर आता है बेटा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। मान लीजिए मैंने घर वर तो ले लिया, घर लेने के बाद कहीं पे भी मैं टिक रहा हूँ वो दीवार गिर जा रही है, इतना कमजोर दीवार, यानी वर्कमैनशिप खराब है। ठीक है, पपड़ी निकल जा रही है, क्वालिटी खराब है। मैंने बोला था कि भैया पानी आएगा ना, उसने बोला था पानी तो आएगा भैया लेकिन दिन में 1 ही घंटा आएगा। यानी आपने सर्विस नहीं दी मुझे ठीक से, या कोई और ऑब्लिगेशन था प्रमोटर का यानी बिल्डर का। प्रमोटर यानी यहाँ पे बिल्डर, बिल्डर का कोई और यहाँ पे काम था, ऑब्लिगेशन था, उसने अगर वो पूरा नहीं किया या अगर उसमें डिफेक्ट है, तो रेरा यहाँ पे आपको बचाने आ जाएगा। रेरा ने आपको बस ये बोला है कि 5 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको नोटिस दो, आप उसको नोटिस दो, और उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर आके, नोटिस देने से 30 दिन के अंदर अंदर आके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी उस प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा बेटा? ठीक करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है बेटा? वर्कमैनशिप खराब हो, कारीगरी ठीक से नहीं हुई है, क्वालिटी खराब है, जो सर्विस आपने बोला था वो दिया नहीं, या कोई ड्यूटी आपको करना चाहिए था वो ड्यूटी अगर आपने नहीं किया, तो ऐसे केस में मैं जब भी आपको नोटिस दूंगा, नोटिस देने से 30 दिन के अंदर अंदर, नोटिस देने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने उसे ठीक नहीं किया तो फिर मुझे आप कंपेंसेशन देंगे, अगर आपने उसे ठीक नहीं किया तो फिर आप मुझे क्या देंगे? कंपेंसेशन। तो मैंने दिया बेटा नोटिस। अब नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर या तो बेटा रेक्टिफाई हो जाएगा, या तो रेक्टिफाई नहीं होगा, या तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, रेक्टिफाई मतलब ठीक हो जाना, या तो प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं होगी। अगर बेटा रेक्टिफाई नहीं हुआ तो भी मुझे कंपेंसेशन मिलेगा, अगर रेक्टिफाई हो गया फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर 30 दिन के अंदर अंदर भी अगर आपने एक्ट नहीं किया तो भी मुझे कंपेंसेशन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर इसे रेक्टिफाई करके देना है, तब हम ये मानेंगे कि सारी बातें ठीक है। चलिए अगला, बाकी अब छोटे छोटे पॉइंट आएंगे। जैसे आपको इंश्योरेंस कराना है, किसको बोला है बेटा? प्रमोटर को बोला है। प्रमोटर तुम पूरा खर्चा करोगे इंश्योरेंस का, प्रीमियम वगैरह सब तुम ही दोगे। और तुमको क्या इंश्योरेंस कराना है? तुमको एक तो लैंड और बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराना है कि भैया उसका टाइटल गलत ना हो, और दूसरा कंस्ट्रक्शन का पूरा तुमको क्या कराना है बेटा? इंश्योरेंस कराना है। एक तो कंस्ट्रक्शन और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगेगा उसका, और लैंड एंड बिल्डिंग के टाइटल का, आपको इतने अमाउंट का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और प्रीमियम भी कौन देगा? आप अपने जेब से ही दोगे। आप बेटा प्रमोटर, आप अपने जेब से ही दोगे, सब आप ही को करना है। ताकि अगर बीच में कुछ आ जाए, बाढ़ बाढ़ आ जाए, कुछ भूकंप भूकंप आ गया, घर अगर टूट फूट गया, कुछ हो गया, तो भैया ऐसे केस में जो अलॉटी अलॉटी का कोई नुकसान ना हो। प्रमोटर शेल बी लायबल टू पे द प्रीमियम एंड चार्जेस। प्रमोटर पूरा का पूरा प्रीमियम चार्जेस सब कुछ देगा। प्रमोटर शेल पे बिफोर ट्रांसफरिंग द इंश्योरेंस। ऐसा नहीं है कि भैया इंश्योरेंस जो है वो उनके सर पे डाल दिया, अलॉटी के सर पे, पूरा का पूरा देना पड़ेगा। किसको बेटा? प्रमोटर को। सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैंड ओवर करेगा कौन बेटा? प्रमोटर। पूरे इंश्योरेंस वगैरह के पूरे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेगा कौन? प्रमोटर टू अलॉटी। अब ये अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, राइट्स ऑफ अलॉटी। राइट्स ऑफ अलॉटी यानी कि लगातार मैं बोलते जा रहा हूँ, दिमाग में बैठते जाना चाहिए, वन शॉट है बेटा, एक बार में पूरा का पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला था शायद शेरडी, है ना, शिरडी या सर्दी ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है बेटा, आप शेड्यूल जान सकते हैं कि कितना स्टेज वाइज कंप्लीशन होगा, कब तक मेरा काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेज वाइज आप मुझे बताइए, पहला फ्लोर कब बन जाएगा, दूसरा कब बन जाएगा, तीसरा कब बन जाएगा। सारे इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। मेरा लेआउट प्लान कितना होगा, सैंक्शन प्लान कितना होगा, कितना एरिया में मेरा जमीन बनेगा, क्या क्या होगा, मैं पूरा इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। अगर आपने काम ठीक से नहीं किया तो मैं आपसे रिफंड भी ले सकता हूँ। राइट टू क्लेम पोजेशन, पोजेशन में आपसे ले सकता हूँ।
ठीक है, जब घर बन जाएगा मैं पोजीशन ले लूंगा। और फिर क्या आता है बेटा आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको मुझे देने पड़ेंगे। ये क्या था यार, SIRPD, SIR तो मिल गया, डी भी मिल गया, आई नहीं मिला। पोवेशन को याद रख लीजिएगा बेटा, पोवेशन वाला याद रख लीजिएगा, शिरडी ऐसा करके कुछ अपन ने याद रखा था इसको, एक पोवेशन की जगह कुछ और वर्ड था शायद, तो आप याद रख लीजिएगा। खैर, ड्यूटीज ऑफ अलॉटी क्या है बेटा, ड्यूटीज ऑफ अलॉटी क्या है, इसके लिए अपन ने पिद्दी वर्ड रखा था, पिद्दी। ठीक है, तो एक तो भैया आपको क्या है, टाइमली पेमेंट करना है। अलॉटी यानी कि जो घर खरीद रहा है, घर खरीदने वाले को टाइम पे पेमेंट करना है। अगर वो लेट हो गया तो क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा। अगर वो लेट हो गया तो क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा। एसोसिएशन बना सकता है, एसोसिएशन बनाने का पूरा हक है, और उसको एसोसिएशन यानी कि जैसे मंडली बनती है ना पूरी, तो वैसे मंडली में उसको पार्टिसिपेट भी करना है, सोसाइटी में उसको पार्टिसिपेट करना है। कोई मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें उसको आना है। पोजेशन ले सकता है बेटा वो, पोजेशन ले सकता है। और कन्वीनियंस डीड भी उसे एग्जीक्यूट करने के टाइम जाना है, कन्वीनियंस डीड को भी उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे जाना रहेगा। क्लियर हुआ बेटा। तो ये क्या है आपका राइट फॉर ड्यूटी, राइट और ड्यूटी। तो राइट फॉर ड्यूटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आ सकता है। पेमेंट करना है आपको, पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करते समय आपको वहां पे जाना है, पार्टिसिपेट करना है। एक और चीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, जब एसोसिएशन बन रहा होगा, यानी जब मंडली बन रही होगी, सारे लोग का ग्रुप बन रहा होगा, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में बोलते हैं ना कि यार तुम मीटिंग में लेट हो जाते हो, अब तो मीटिंग में आते नहीं हो, तो ये तो गलत बात है ना। अगर मीटिंग हो रही है सोसाइटी की, अगर आपकी बिल्डिंग की मीटिंग हो रही है, तो वहां पे आपको जाना है। आपको पोजीशन ले लेना है। अब घर बन गया है, आप जा ही नहीं रहे हो, अब बाद में जाके कोई प्रॉब्लम होगा तो मत बोलना हमको। तो भैया आप कम से कम चाबी ले लो, पोजीशन ले लो। कितने महीने में, घर बनने के 2 महीने के अंदर। अब घर बनना यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के 2 महीने के अंदर। क्योंकि बेटा जब घर कंप्लीट हुआ होगा तो जरूरी नहीं है ना उसमें पानी बिजली सब हो। पानी बिजली सब कहाँ पे होता है, जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से 2 महीने के अंदर अंदर पोजीशन ले लो। अब पोजीशन लेने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती घर में जाके बैठना पड़ेगा, पर एटलीस्ट चाबी तो ले लो। मतलब तुम अपने पास उस घर का अधिकार रख लो। समझ में आया बेटा। फिर आता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब अपन बात करेंगे पूरी की पूरी अथॉरिटी की। सारे अलॉटी ये वो सबके हमने ड्यूटी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब अपन रेरा की बात करेंगे। तो एक होगा बेटा यहाँ पे चेयरपर्सन, और मेंबर्स होंगे बेटा दो कम से कम, जो कि होंगे बेटा होल टाइम मेंबर। क्या होंगे बेटा, होल टाइम मेंबर, यानी कि अगर ये यहाँ काम कर रहे हैं तो कहीं और काम नहीं करेंगे। होल टाइम मेंबर होंगे बेटा, ये कहीं और काम नहीं करेंगे। और इनको अपॉइंट करने वाला भी कौन होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कंपिटेंट अथॉरिटी को भी अपॉइंट करने वाला यही है, और इन लोगों को अपॉइंट करने वाला भी कौन है बेटा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसी वजह से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर टर्म कितना होगा बेटा, चेयरपर्सन का 20 साल, मेंबर का 15 साल। ये टर्म ऑफ एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस के बाद ही आप बन सकते हो, वरना आप नहीं बन सकते। चेयरपर्सन बड़ा आदमी है भी है तो उसको लिए 20 साल, मेंबर के लिए 15 साल। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, वही सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हो, यानी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ठीक है, फिर लॉ, यही सब आप लोग पढ़ते हो, यही सारी चीज़ों में उसको भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कॉमर्स, यही सारे वर्ड आप लोग को लिख के आना है। अगला, पर्सन इन सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है बेटा, चेयरपर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड अनलेस सच पर्सन हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी है। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है बेटा, है ना। तो आईएएस लोग बनते हैं आगे जाके, तो एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट का जो व्यक्ति होगा, यानी ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही खतरनाक टाइप का व्यक्ति है। ये एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट वाला जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पे चेयरपर्सन बनेगा। और मेंबर कौन बनेगा बेटा, जो सेक्रेटरी के पोस्ट का होगा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे मेंबर कौन है, सेक्रेटरी, और चेयरपर्सन कौन है बेटा, एडिशनल सेक्रेटरी। चेयरपर्सन को कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 साल का कम से कम। और मेंबर को कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेटा, 15 साल का कम से कम। चलो, कितने साल तक ये लोग ऑफिस में रहेंगे बेटा, तो बोला गया है 5 साल तक के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे, अनलेस दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 5 साल तक रह सकते हैं, 65 साल तक। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर 62 ईयर्स में पहली बार अपॉइंट हुआ, तो 62 से अगर मैं 5 साल करूँ तो कितना हो जाएगा, 67।
और मैक्सिमम एज कितनी है बेटा, मैक्सिमम एज कितनी है 65। तो 65 और 67 पहले क्या आ गया 65, तो 65 साल में फिर भी उसका ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 58 के एज में अगर अपॉइंट हुआ, तो 58 से अगर मैं 5 साल गिनूं तो कितना हो जाएगा बेटा 63, और मैक्सिमम एज कितनी बोली है 65, तो 65 पहुंचने के पहले ही तो 63 आ जाएगा। तो इन दोनों में यानी विच एवर इज अर्लियर देखा जाता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्या इनका वापस से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? द आंसर इज नो, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर आप कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे, माफ करिएगा, अगर आप कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे बेटा, वहां पे भी 5 साल 65 साल ही है, पर वहां पे आपका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा रेरा की, तो रेरा में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, रेरा में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा आप कहीं और एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं? द आंसर इज नो। इवन अगर आपका ऑफिस कंप्लीट हो जाए ना, यानी कि आपका टर्म पूरा खत्म हो चुका है, फिर भी आप अगले 2 साल तक किसी ऐसे जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते जिनका केस आप लोगों ने चेयरपर्सन या मेंबर रहते हुए सुना हो। या आप एडवाइस नहीं दे सकते, कोई ऐसा एडवाइस जो कि अनअवेलेबल टू पब्लिक है। अनअवेलेबल टू पब्लिक है, ऐसा कोई एडवाइस आप किसी को नहीं दे सकते जब आप चेयरपर्सन या मेंबर की कैपेसिटी में बैठे हैं। तो जब आप मेंबर या चेयरपर्सन की कैपेसिटी में बैठे हैं, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना, तो वैसे ही एडवाइस देना जो आप पब्लिक को भी दे सकते हो। अगर कोई ऐसी बात है जो आप पब्लिक को नहीं बोल सकते, अगर बेटा कोई ऐसी बात है जो आप पब्लिक को नहीं बोल सकते, तो ऐसी एडवाइस आप किसी और को भी नहीं दे सकते। जैसे मेरे पास ओझा बिल्डर आया, उसने बोला कि यार कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे देना यार बाकी बिल्डर का, मैंने उसको दे दिया। क्या ये अलाउड है बेटा? नहीं सर, ये अलाउड नहीं है। अगला, आप अपॉइंटमेंट टू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप कहीं पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं बन सकते। ये रेस्ट्रिक्शन है बेटा। आपको जो भी बातें यहाँ पे पता चलेगी, उन सारी बातों को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। आप ऐसी बातों को कम्युनिकेट या रिवील नहीं कर सकते, आप ऐसी बातों को कम्युनिकेट या रिवील नहीं कर सकते। ठीक है। आप किसी भी ऐसे प्रोसीडिंग में या ट्रांजैक्शन में या नेगोशिएशन में नहीं रहेंगे जहां पे कोई पार्टी इन्वॉल्व है। यानी मान लीजिए आप ही के सामने ओझा बिल्डर वर्सेस बोझा बिल्डर का केस हुआ था, बाद में आप लोग ओझा बिल्डर के साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, एज अ चेयरपर्सन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या ये अलाउड है? नहीं सर, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप बोझा बिल्डर के साथ कोई ट्रांजैक्शन किए, क्या ये अलाउड है? नहीं कर सकते। क्लियर हुआ बेटा? ये छोटे छोटे पॉइंट है ना। कौन कंप्लेंट कर सकता है बेटा? कोई भी अग्रीव्ड व्यक्ति, कोई भी अग्रीव्ड व्यक्ति इनके सामने कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेंट के ग्राउंड्स क्या होंगे बेटा? कोई एक्ट का वायलेशन हो गया, कोई रूल का वायलेशन हो गया, या कोई रेगुलेशन का वायलेशन हो गया। अब ये वायलेशन या तो प्रमोटर ने किया होगा, या तो अलॉटी ने किया होगा, या तो एजेंट ने किया होगा। क्लियर है बेटा? तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन तो सिंपल है। इंटरेस्ट बचाना है बेटा, अलॉटी का भी, प्रमोटर का भी और एजेंट का भी। एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहां पे आपको सारा अप्रूवल और क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है। ट्रांसपेरेंट तरीके से ग्रीवियंस आपको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। एनकरेज करना है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और एनकरेज करना है बेटा ऐसा कंस्ट्रक्शन जिससे कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल घर बने। ऐसे घर बने बेटा जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, यानी कि ऐसे घर बनने चाहिए जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। अगला, ग्रेडिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की। कंसिलेशन ऑफ डिस्प्यूट्स होने चाहिए, यानी कि कोई डिस्प्यूट है तो उसे आपस में अच्छे से सुलझाया जाए, ये ना हो कि लड़ाई हो जाए। तो प्रमोटर और अलॉटी को बैठा के आपको सुलझाने की कोशिश करनी है। डिस्प्यूट को सेटल करने के अलग अलग फोरम आपको बनाने हैं, और सारी चीज़ों का डिजिटाइजेशन होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ का बेटा डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, हर चीज़ का बेटा डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे, आपको एडवाइस देना है बेटा किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। इसके अलावा एनी अदर इशू जो अथॉरिटी को ठीक लगे वो उसके ऊपर यहाँ पे चीजें कर सकता है। गॉट इट एवरीवन? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना बेटा, गवर्नमेंट इनके पास आता है, गवर्नमेंट इनके पास आता है और गवर्नमेंट इनके पास आकर बोलता है कि यार हमको ना थोड़ा एडवाइस चाहिए, तो आप हमको पॉलिसी बना कर दो, या आप थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाओ। तो यहाँ पे जो बेटा हमारा रेरा अथॉरिटी है, हमारा यहाँ पे जो रेरा अथॉरिटी है,
अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनके पास आती है और बोलती है कि आप हमको पॉलिसी बनाने में हेल्प करो, तो रेरा क्या करेगा बेटा, 60 दिन के अंदर अंदर अपना ओपिनियन देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और बोलेगा इस ओपिनियन के हिसाब से आपको जो पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी आप बना लो। तो अगर पॉलिसी में हेल्प लगेगा तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेरा को बोलेगा कि मेरे को पॉलिसी में हेल्प लग रहा है, आप हेल्प करिए। तो फिर रेरा 60 दिन के अंदर अंदर अपना ओपिनियन देगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो ओपिनियन देगा रेरा, क्या ये ओपिनियन इनके ऊपर बाइंडिंग होगा क्या बेटा? द आंसर इज नो, ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, और क्या काम करना है बेटा रेरा को इसके रिगार्डिंग? तो बोला है रेरा का फंक्शन ये है कि रेरा ज्यादा से ज्यादा एडवोकेसी करे, ज्यादा से ज्यादा ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना इसको बढ़ाए चढ़ाए, एडवोकेसी करे, अवेयरनेस फैलाए लोगों में कि भैया रेरा के पास आके आप कंप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप आकर हमको बताओ। और इन लॉज के बारे में, ये जो रेरा के जो लॉ हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे लॉ हैं, उनके बारे में अच्छे से आप इनको ट्रेनिंग भी दो। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? पक्का? चलो ठीक है। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी सिंपल है, वही रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कंप्लायंसेस देखने हैं। ठीक है। पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है बेटा? रेरा के पास पावर क्या है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन को कभी भी किसी से भी मंगा सकता है, कभी भी इंक्वायरी करवा सकता है। अगर कहीं पे उसको डाउट लग रहा है कि सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, इंक्वायरी करेगा। और फिर डेयर का पावर है, डेयर का पावर याद आ रहा है ना बेटा, जो कि हर सिविल कोर्ट वाले के पास होता है। तो कोई भी डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट करा सकता है, किसी को भी अटेंडेंस, किसी को भी बुला सकता है। ठीक है। रेक्विजिशन कर सकता है, वो रेक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड, नीचे है क्या? होगा रेक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड। अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड है तो उसको बेटा रिक्वेस्ट करके वो मंगा सकता है। और ई फॉर ए बेटा एग्जामिनेशन, ई फॉर ए बेटा एग्जामिनेशन, वो किसी भी विटनेस को, किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? एग्जामिन कर सकता है, यानी कि चेक कर सकता है। क्लियर हुआ? क्या वो इंटरिम ऑर्डर दे सकता है? यस बेटा, जितनी भी अथॉरिटी है ना, भले वो कोपा के अंदर हो, कंपटीशन एक्ट के अंदर हो, या रेरा के अंदर हो, उन सबके पास पावर है कि अगर उनको लग रहा है कि इंक्वायरी के दौरान ही हमको एक थोड़ी सी महक आ रही है कि भैया कुछ तो भी गड़बड़ है, तो वो उसी समय पे इंटरिम ऑर्डर दे सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को वहीं पे रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, यानी कि बेटा रिस्ट्रेन कर दीजिए, उस काम को अब आगे आप मत कीजिए। चलिए मैं आपको ना फंक्शन भी पढ़ा देता हूँ, ऐसा ना हो कि एक टॉपिक सर ने छोड़ दिया, एक ही टॉपिक है तो उसको भी पढ़ा देते हैं। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले क्या है बेटा? सारे लोग को रजिस्टर करने का काम, और रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल। सारे लोग को रजिस्टर, भले वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो या रियल एस्टेट एजेंट हो, दोनों को ही रजिस्टर करने का काम कौन करेगा बेटा? रेरा। और उनको रेगुलेट यानी कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा बेटा? रेरा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कोई भी रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो कि पब्लिक व्यूइंग के लिए, यानी जो पब्लिक देख सके, ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन करके भी कौन रखेगा बेटा? रेरा। अगला, प्रमोटर्स के भी रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करके रखेगा बेटा? रेरा, कि उनके फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट सेकेंड, ताकि जनरल पब्लिक उसे देख सके। रियल एस्टेट एजेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो अगर आप देखेंगे ना, तो एक तो रजिस्टर होता है बेटा। इनका मेन फंक्शन अगर मैं बोलूँ ना शॉर्ट में, इसका मेन फंक्शन अगर मैं बोलूँ बेटा शॉर्ट में, तो क्या है बेटा? रजिस्टर हो जाए, रेगुलेट यानी कंट्रोल हो जाए, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको क्या करने हैं बेटा? मेंटेन करने। सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको क्या करने हैं बेटा? मेंटेन करने। सारे फीस को फिक्स करेगा कि इसको रजिस्ट्रेशन करते समय कितना फीस देना है, सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं ये भी चेक करने का काम है। ठीक है। और सच अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सच अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। गॉट इट? अब एक आएगा बेटा रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा हाँ, क्या ये अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है? रेक्टिफाई करने का मतलब है बेटा उसने कोई ऑर्डर दिया और बाद में उसको लगा कि नहीं यार मैंने तो गलत ऑर्डर दे दिया है, तो क्या वो अपने ही ऑर्डर को बेटा रेक्टिफाई यानी सुधार सकता है क्या? द आंसर इज यस। अगर कोई एप्लीकेशन देता है, पार्टीज अगर एप्लीकेशन देती है, तो वो उनके ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। कितने समय में रेक्टिफाई करेगा बेटा? 2 साल के अंदर अंदर। कितने समय में रेक्टिफाई करेगा बेटा? 2 साल के अंदर अंदर। जब भी उसने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के 2 साल में वो अपने ऑर्डर को सुधार सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके खिलाफ अपील कर दिया है,
तब फिर वो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऑलरेडी बात ऊपर लेवल पे चले गई है, अब आप रेक्टिफाई क्या करोगे? भैया सुधारना ही था तो पहले सुधारना था। अब आपके खिलाफ अपील हो गया, अब आपको याद आ रहा है कि ऑर्डर गलत किया है आपने, अब आप नहीं रेक्टिफाई कर सकते। क्लियर है? हम्म। हाँ, फिर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम क्या है बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो चेयरपर्सन होता है बेटा, वो उन्हीं का मिनिस्टर होता है। वो बेसिकली यहाँ बैठता है, मंत्री लोग का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, और भी लोग होते हैं जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सारे नेता लोग ही यहाँ बैठते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, कॉरपोरेट अफेयर, ये सारे लोग बैठेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के 5 लोग बैठेंगे, रेरा के 5 लोग बैठेंगे। कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का आदमी बैठना चाहता है तो वो भी बैठेगा। अगर मान लीजिए कि कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, कंज्यूमर की तरफ से, एजेंट की तरफ से अगर ये लोग आना चाहते हैं तो 10 मेंबर तक आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं बेटा? 10 मेंबर्स तक आ सकते हैं। क्लियर है? तो अदर रिप्रेजेंटेटिव और आ सकते हैं, लेकिन कितने? 10। तो अगर कोई लेबरर की तरफ से आना चाहता है, कोई एनजीओ की तरफ से आना चाहता है, कोई बेटा एकेडमिक या रिसर्च बॉडी की तरफ से आना चाहता है ना, जैसे आईआईटी वगैरह से आना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं बेटा, लेकिन कितने? मैक्सिमम 10। तो बाकी जगह के लोग भी यहाँ पे स्वागत किए गए हैं कि आप भी आइए और आकर अपना एडवाइस दीजिए। इनका मेन काम क्या है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया कि एडवाइस देते हैं। किसको एडवाइस देंगे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाम ही है ना सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, नाम ही क्या है बेटा? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। तो किसको एडवाइस देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस बात पे एडवाइस देंगे? कि इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं एक्ट का, क्वेश्चन ऑफ द पॉलिसी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर का, और बाकी अदर मैटर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट असाइंस। ठीक है, तो इन सब पे वो एडवाइस देगा, इन सब पे वो क्या करेगा बेटा? एडवाइस देगा। क्लियर है? कोई पॉलिसी से रिगार्डिंग, एक्ट सही से चल रहा है कि नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और अदर मैटर्स के रिगार्डिंग। लास्ट टॉपिक बेटा, रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर मान लीजिए बेटा कि अगर आपको कभी भी कोई भी अपील करनी है रेरा के खिलाफ, तो आप कहाँ जाएंगे? रीट के अंदर जाएंगे। ठीक है, अपील करना है, अगर आपको रेरा के खिलाफ अपील करना है तो आप कहाँ जाएंगे बेटा? रीट के पास जाएंगे। इसको एस्टैब्लिश कौन करता है बेटा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करता है। ये एक ही जगह पे बहुत सारे रीट भी बना सकता है। जैसे महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, तो महाराष्ट्र की जगह पे वो एक से ज्यादा रीट का भी एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है। कॉम्पोजिशन, एक वहां पे जुडिशियल मेंबर होगा, यानी कि वहां पे एक लॉ पढ़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल मेंबर होगा। तो 1+1 दो, दो लोग यहाँ पे होंगे। ठीक है, सिंगल अपेलेट ट्रिब्यूनल। ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट, जैसे कुछ स्टेट छोटे हैं, नागालैंड, मिजोरम, ये छोटे स्टेट्स हैं, तो छोटे स्टेट्स में बेटा एक रीट का भी प्रावधान रखा जा सकता है। तो एक स्टेट जो बड़ा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेट भी रीट भी हो सकते हैं। एक ही स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रीट हो सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो उन सारे स्टेट्स के लिए एक रीट भी किया जा सकता है। मेन क्या काम है भैया? अथॉरिटी के खिलाफ अपील को सुनना। मेन क्या काम है बेटा इनका? अथॉरिटी के खिलाफ इन कोई भी अपील आता है तो उसको सुनना। गॉट इट? चलिए भैया, बहुत ही लंबा चला रेरा। कोशिश किया मैंने कि जितना कम समय में आपको बता दूं उतना बता सकूं मैं, जल्दी से जल्दी आपका पूरा रिवाइज हो जाए। अगर मैं बोलूँ रेरा के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैंने ये जनरली देखा है बेटा कि डेफिनेशन आता ही आता है। तो डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इसलिए पहले आधा घंटा तो फिर मैंने डेफिनेशन में ही दिया है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कई बार, तो उस पर भी मैंने टाइम दिया है। एडवांटेजेस आ जाते हैं, तो पहला आधे घंटे से ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो जैसे एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन हो गया, ड्यूटीज हो गए, राइट्स हो गए, मैंने कुछ कुछ में ना निमोनिक्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ठीक है, वो सब भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे रेरा, रीट, अब इसमें लोग कितने होंगे, इनका फंक्शन क्या होगा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का फंक्शन क्या होगा, ये आपको जरूर देख के जाना है। तो इनके फंक्शन देख लेना, और एक देख लेना बेटा कॉम्पोजिशन। अगर इसका क्वेश्चन आया ना, तो वो आपके ऊपर यही दो चीज पे फोकस करते हैं कि बच्चे ने कॉम्पोजिशन लिखा है या नहीं, और बच्चे ने फंक्शन लिखा है या नहीं।
क्लियर हुआ बेटा? एकदम वन शॉट, एकदम एक गोली की तरह फट 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 करके मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बातें मैं आपके लिए कवर कर दूं। आई होप बेटा आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, इन पीडब्ल्यू ऐप और पीडब्ल्यू वेबसाइट। गॉट इट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन।